नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग के बारे में और पीपीबी के मॉड्यूल बी से रिलेटेड हम 3 नए चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो के टोटल 3 पार्ट्स होने वाले हैं, यानी कि इन चैप्टर्स के 3 पार्ट रहेंगे। 3 चैप्टर्स हैं, 3 पार्ट होंगे और उससे पहले भी हम 2 चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पीपीबी के ही। अगर आप चाहते हैं कि आप उन वीडियोस को गो थ्रू करें, मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपको उन वीडियोस की पीडीएफ फाइल्स भी मिल जाएं, तो आपको जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लेना है हमारी एप्लीकेशन को, जो कि अवेलेबल है एट द लिंक iibf.info। आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर लिंक भी मिल जाएगा। iibf.info/app के ऊपर जाकर के यू कैन बी डाउनलोडिंग द एप्लीकेशन। अगर आप iOS यूजर हैं तो ऑर्गेनाइजेशन कोड होगा GEGKT। मेक श्योर कीजिएगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्योंकि वहां पर है JIB फ्री पैक, जहां पर आपको पीडीएफ भी मिलेंगी और वीडियो क्वेश्चंस भी मिलेंगे। चलिए, आज का हम ये सेशन करते हैं स्टार्ट, लेकिन आपको बता देता हूं कि आज के इस वीडियो में हम कवर करने के वाले हैं टाइप्स ऑफ कोलेटरल्स को, ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ लोन अकाउंट्स को और साथ के साथ टाइप्स ऑफ चार्जेस के क्वेश्चंस को। सो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 1 ओवर हियर इट सेज, अ बैंक हैज एक्सटेंडेड अ लोन ऑफ रुपीज 15 लाख टू अ फर्म secured by a mortgage on its commercial building. Upon default, the bank wants to enforce the security interest in the most efficient manner. According to the provisions outlined, what is the bank's most direct course of action to sell the property, assuming all necessary legal formalities are observed? So, which is going to be the correct answer? तो क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शंस को गो थ्रू करते हैं। द बैंक मस्ट फर्स्ट फाइल अ सूट इन द डीआरटी सिंस इट्स अ कमर्शियल लोन regardless of the amount. The bank must file suit before the local civil court for recovery as outstanding amount is less than 20 lakh rupees threshold for DRT. The bank can proceed to sell the property, immovable property, without any court intervention by invoking provisions of the SARFAESI Act 2002. The bank can only take symbolic possession under the SARFAESI Act, but must obtain a final sale order under the DRT to complete the transaction. So what would be the correct answer? So देखो, एलिजिबिलिटी अगर आप चेक करें रिलेटेड टू डीआरटी, तो मिनिमम आपका जो लोन अमाउंट है वो 20 लाख रुपीज का होना चाहिए। ये पहली चीज होती है, राइट। दूसरी चीज जो यहां पर क्वेश्चन में हमें कही गई है, अमाउंट जो है वो 15 लाख का है, तो डेफिनेटली डीआरटी में केस तो नहीं जाएगा। तो केस जो है वो सरफेसी में जा सकता है। जो डेप्ट बेसिकली सिक्योर्ड डेप्ट है, लाइक अगेंस्ट मॉर्गेज है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, तो वो कोई आपका सरफेसी में जा सकता है। लोन अमाउंट 1 लाख से ज्यादा होना चाहिए, दैट इज द सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन होती है कि लोन आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट होना चाहिए। फोर्थ कंडीशन है कि आपका आउटस्टैंडिंग जो ड्यूज हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट जो है, वो उसके 20% या उससे ज्यादा होना चाहिए। एंड यहां पर ये सभी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, तो डेफिनेटली केस जो है वो सरफेसी एक्ट में जा सकता है। सो अकॉर्डिंगली इफ वी लुक एट, तो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। वो बिल्कुल सही आंसर है यहां पर। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ये जो केस लगेगा वो सेक्शन 13 ऑफ द सरफेसी एक्ट के अंदर लगेगा। अगर बोरो ने डिफॉल्ट कर दिया है, लोन को क्लासिफाई कर दिया गया एनपी के तहत, तो बैंक एक डिमांड नोटिस सर्व करेंगे। 13(2) का नोटिस कहते हैं उसको, 60 डेज का नोटिस होता है, ताकि वो अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज कर पाए। अगर बोरोर फेल हो जाता है तो बैंक पोजेशन ले सकते हैं सिक्योर्ड एसेट का, कमर्शियल बिल्डिंग का, और उसे बेच सकते हैं अपने ड्यूज को रिकवर करने के लिए। लेकिन उससे पहले उनको पोजेशन, उनको नोटिस टू सेल का भी देना पड़ता है, वो पब्लिकेशन भी करनी पड़ती है। सो यू नीड नॉट टू गो थ्रू एनी लेंथी कोर्ट प्रोसीडिंग्स, लाइक सिविल कोर्ट में या डीआरटी में जाओ, आप सिर्फ इसी के तहत प्रोसीड कर सकते हो। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 2. A bank is formulating its policy for pricing new floating rate loans to comply with the latest RBI directives on external benchmarks. Which of the following policy decisions would be fully compliant with the guidelines for external benchmark linked loans introduced from October 1, 2019? तो अक्टूबर 1, 2019 के हिसाब से जो एक्सटर्नल बेंचमार्क गाइडलाइंस हैं, वो कौन सी चीजें फुलफिल हो रही हैं, फुली कंप्लाइंट है डिसीजन, उसके बारे में हमने बताना है। अब अगर हम की रिक्वायरमेंट्स की बात करें, तो पहली चीज है कि ये चीज अलाउ की गई थी दैट वन कैन बी यूजिंग द
एक्सटर्नल बेंचमार्क्स, यानी कि जितने भी नए फ्लोटिंग रेट होंगे, चाहे पर्सनल है चाहे रिटेल लोन्स हैं, वो किसी ना किसी बेंचमार्क के साथ लिंक्ड होने चाहिए, चाहे वो आरबीआई का रेपो रेट हो, चाहे वो एफबीआईएल के द्वारा पब्लिश किया हुआ 3 महीने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ट्रेजरी बिल यील्ड हो, या 6 महीने का ट्रेजरी बिल यील्ड हो, या कोई और बेंचमार्क मार्केट इंटरेस्ट रेट जो पब्लिश किया हो एफबीआईएल ने, उससे रिलेटेड हो। फर्दर आपको यूनिफॉर्म बेंचमार्क का इस्तेमाल करना है विद इन द पर्टिकुलर लोन कैटेगरी। बैंक जो है एक सिंगल एक्सटर्नल बेंचमार्क का इस्तेमाल करेगा फॉर ईच लोन कैटेगरी, राइट। मल्टीपल बेंचमार्क्स का सेम कैटेगरी में इस्तेमाल करना अलाउड नहीं है। फर्दर फ्लेक्सिबल स्प्रेड एंड फर्दर कंडीशंस भी रखी गई हैं। बैंक्स को फ्री रखा गया है कि वो अपना स्प्रेड अपने हिसाब से रख सकते हैं, यानी कि क्रेडिट रिस्क प्रीमियम या और जो कंपोनेंट्स है शामिल कर सकते हो, लेकिन जो क्रेडिट रिस्क प्रीमियम होगा वो सिर्फ तभी चेंज हो सकता है अगर बोरोर का क्रेडिट असेसमेंट एक सब्सटेंशियल चेंज होता है उसमें, या फिर म्यूचुअली अग्रीड जो टर्म्स हैं उनके हिसाब से आप इंटरेस्ट रेट को चेंज कर पाएंगे। एंड जो बाकी की सेपरेट कंपोनेंट्स है लाइक ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गया, उनको 3 साल में सिर्फ एक बार आप अल्टर कर सकते हैं, ये भी कंडीशन थी। फर्दर क्वार्टरली आपका रेट रीसेट होगा, यानी कि इंटरेस्ट रेट जो होगा वो कम से कम एक बार 3 महीने में आप रीसेट करेंगे, एंड जो भी एक्सटर्नल बेंचमार्क होगा, एप्लीकेबल स्प्रेड होगा, उसके हिसाब से आप उसको रिन्यू कर देंगे। एंड जो ट्रांजिशनल आपके प्रोविजंस हैं एग्जिस्टिंग लोन्स के लिए, वो भी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, यानी कि जो एग्जिस्टिंग फ्लोटिंग रेट लिंक्ड लोन है जो आपके बीपीएलआर से, एमसीएलआर से, बेस रेट से लिंक्ड है, वो जब तक आपके रिन्यूअल नहीं हो जाता या जब तक उनका रीपेमेंट है तब तक वो वैसे ही चलते रहेंगे। लेकिन कुछ एक सर्टेन कैटेगरीज होती हैं, एलिजिबल कैटेगरीज होती हैं, वो एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट के ऊपर बिना किसी पेनल्टी के शिफ्ट कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू कुछ कंडीशंस थी उनको ध्यान में रखते हुए। तो ये कंडीशंस थी। अब हम पढ़ते हैं यहां पर डिफरेंट ऑप्शंस को। द बैंक डिसाइड्स to use its 1 year MCLR as a uniform external benchmark rate, तो क्या ये पॉसिबल है? MCLR तो इंटरनल बेंचमार्क है, उसको एक्सटर्नल बेंचमार्क तो इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हो। ऑप्शन बी, द बैंक डिसाइड्स टू ऑफर बोरोअर्स अ चॉइस बिटवीन आरबीआई पॉलिसी रेपो रेट एंड द 3 months treasury bill yield for housing loans while using only 6 month treasury bill yield for the ऑटो लोन्स ओवर हियर। देखो की गाइडलाइन जो है दैट बैंक को यूनिफॉर्म एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट इस्तेमाल करना पड़ेगा एक लोन कैटेगरी में, ताकि स्टैंडर्डाइजेशन रहे एंड बोरोस को भी समझने में आसानी रहे। ऑप्शंस नहीं दे सकते डिफरेंट ऑप्शन आपको चूज करने के लिए, सो दैट इज आल्सो नॉट करेक्ट। ऑप्शन सी इट सेज the bank links all new floating rates personal loans to the RBI repo rate but decides to reset the interest rate annually. No, एनुअली नहीं कर सकते, आपको क्वार्टरली रीसेट करना पड़ेगा। ऑप्शन सी भी गलत हो गया। द बैंक अडॉप्ट्स द आरबीआई पॉलिसी रेपो रेट एज द सिंगल यूनिफॉर्म external benchmark for its entire floating rate personal loan category, ensuring the transparency and standardization. Absolutely correct. तो ऑप्शन जो डी है that is absolutely correct for this question number second. Now, let's move toward the question number 3. A contractor who has an ongoing project with the government department, ठीक है, तो एक कॉन्ट्रैक्टर है जिनका एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ, दैट बेसिकली असाइंस द फ्यूचर पेमेंट्स ड्यू फ्रॉम द प्रोजेक्ट टू बैंक एज सिक्योरिटी। तो उन्होंने असाइन कर दिया, जो फ्यूचर पेमेंट उनको मिलनी थी उन्होंने असाइनमेंट कर दिया बैंक को। द असाइनमेंट इज प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड इन राइटिंग, हाउएवर द बैंक फेल्स टू सर्व अ नोटिस ऑफ असाइनमेंट टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। नोटिस जो होता है असाइनमेंट का वो देना जरूरी होता है जो बैंक फेल हो गया। सब्सिक्वेंटली द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अनअवेयर ऑफ द असाइनमेंट मेक्स अ डायरेक्ट पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर। अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को तो पता नहीं था, उन्होंने बैंक को पेमेंट नहीं करी, उन्होंने डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करती है, एंड जिसने डिफॉल्ट कर दिया लोन में, तो लीगल इंप्लीकेशंस क्या होंगी बैंक के लिए उसके बारे में वी नीड टू आंसर। So it says the assignment is void from beginning because notice to the debtor is a mandatory condition for this creation, for its creation. अब लीगल प्रिंसिपल की बात करते हैं। असाइनमेंट अगर आप करते हो डेब्ट की या फ्यूचर रिसीवेबल की, राइट, ठीक है, एंड असाइनी को करते हो तो वो बेसिकली राइटिंग में करते हो, लेकिन ये असाइनमेंट इफेक्टिव तभी होगी अगेंस्ट द डेब्टर, ठीक है, जब आप नोटिस ऑफ असाइनमेंट दोगे डेब्टर को। डेब्टर यानी कि कौन है? गवर्नमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट ने पैसे देने थे तो गवर्नमेंट डेब्टर बन गई एंड जो कॉन्ट्रैक्टर था वो क्रेडिटर बन गया क्योंकि उसको पैसे मिलने थे। अब इस केस के हिसाब से देखें तो बैंक एंड कॉन्ट्रैक्टर जो है उन्होंने प्रॉपर्ली एक रिटर्न अग्रीमेंट को साइन किया है कि रिसीवेबल्स उनको मिलेंगे, लेकिन बैंक फेल हो गया कि उसने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को नोटिफाई नहीं करा। अब जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसको अवेयरनेस ही नहीं है असाइनमेंट से रिलेटेड, तो उन्होंने लॉफुली डिस्चार्ज कर दिया अपनी ऑब्लिगेशन को, उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को डायरेक्टली पे कर दिया।
अब क्योंकि नोटिस सर्व नहीं किया गया था और पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर को की गई थी, वो एक वैलिड डिस्चार्ज था गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए, तो बैंक एनफोर्स नहीं कर सकता असाइनमेंट को अगेंस्ट द डिपार्टमेंट एंड उसको लॉस को बियर करना पड़ेगा, राइट। एंड उसकी रेमेडी क्या है कि वो कॉन्ट्रैक्टर को ही सू करे, जिसने डिफॉल्ट किया उसको सू करे, दैट्स बेसिकली रिक्वायर्ड। तो असाइनमेंट जो है वो वॉइड हो जाएगी क्या, ऐसा कुछ रहेगा? असाइनमेंट तो रिटर्न अग्रीमेंट के थ्रू हुई है, अब बैंक फेल हो गया तो डेफिनेटली वो इनवैलिड तो असाइनमेंट को नहीं बताता है, लेकिन बैंक की गलती है तो बैंक को लॉस बियर करना पड़ेगा। ऑप्शन बी, द बैंक कैन लीगली कंपेल द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, नहीं कंपेल कर सकते भाई, डिपार्टमेंट की गलती नहीं है। द बैंक्स क्लेम अगेंस्ट द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज नॉट एनफोर्सेबल एज द डेप्टर दैट इज द डिपार्टमेंट इज डिस्चार्ज its liability by paying to the original creditor without notice of the assignment, absolutely true। तो ऑप्शन सी जो है that's the correct answer। Now, let's move toward the question number 4, which is related to the types of collaterals, जो कि types of collateral से related है। And the question says a bank has provided a cash credit facility against the hypothecation of the finished goods। तो बैंक ने cash credit facility provide करी है against the hypothecation of the finished goods, जो कि बोरोर की फैक्ट्री में पड़ी हुई है। ड्यूरिंग अ स्टॉक ऑडिट के दौरान ये पता लगता है कि सिग्निफिकेंट पोर्शन जो था स्टॉक का, ठीक है, वो 3 साल पुराना है, 3 साल से ज्यादा पुराना है एंड वो एक ऑब्सोलीट प्रोडक्ट मॉडल है जो अब मार्केट में चलता नहीं है। हाउ शुड दिस स्टॉक बी ट्रीटेड फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन एंड कैलकुलेटिंग द ड्राइंग पावर? तो ड्राइंग पावर के पर्पस के लिए और किसी पर्पस के लिए किस तरह से डील करेंगे? देखो, एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें रिलेटेड टू डीपी, डीपी का मतलब होता है ड्राइंग पावर, तो सिर्फ करंट सेलेबल मार्केटेबल स्टॉक जो होता है उसको कंसीडर किया जाता है, जिसके बदले में आप ड्राइंग पावर को कैलकुलेट करेंगे। अगर स्टॉक ऑब्सोलीट है, डैमेज्ड है, स्लो मूविंग है, नॉन मूविंग है, उसको छोड़ दिया जाता है। ऑब्सोलीट स्टॉक यानी कि 3 साल पुराना स्टॉक है, अब कंटिन्यू नहीं है, मार्केट में चलता नहीं है या उसकी कोई रिलायजेबल वैल्यू नहीं है, तो डेफिनेटली आप उसको एज एलिजिबल सिक्योरिटी कंसीडर नहीं करेंगे। एंड डीपी कैलकुलेशन के ऊपर इंपैक्ट उसका ये होगा कि आप स्टॉक में से ऑब्सोलीट स्टॉक को निकाल देंगे और उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे एंड रिमेनिंग करंट एंड सेलेबल स्टॉक के बेस के ऊपर ही आप डीपी को कैलकुलेट करेंगे एंड उसके हिसाब से ही लिमिट बनेगी। ये चीज यहां पर मैंडेटरी है। तो ऑप्शंस को देखते हैं। द स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस एज इज स्टैंडर्ड प्रैक्टिस फॉर द वैल्यूएशन, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑप्शन ए हो गया गलत। द स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट द लोअर ऑफ द कॉस्ट प्राइस और द करंट मार्केट प्राइस, ये चीज ठीक है, लेकिन एज का इंपैक्ट पड़ता है, तो ऑप्शन बी सही नहीं होगा। द स्टॉक्स वैल्यूएशन मस्ट कंसीडर इट्स एज एंड ऑब्सोलेंस एंड इट शुड लाइकली बी वैल्यूड एट नील or heavily discounted value as banks must consider the age and marketability of the stock। Absolutely correct, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी जो है that is actually the correct answer here। ठीक है जी। Now let's move toward the fifth question, which is related to the ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ द लोन अकाउंट। तो ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ लोन अकाउंट हो गया या बाकी जो चैप्टर्स है, टाइप ऑफ चार्जेस, कोलेटरल्स, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, राइट। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ। Question says a large manufacturing unit has a working capital limit of rupees 10 crore from the bank. The bank's credit monitoring team observes from the quarterly information system 2 statement that the actual sales for the quarter were 30% lower than the estimate provided in the QIS 1 statement. And the current ratio has slipped from projected 1.40 to 1.20. What is the most appropriate इमीडिएट एक्शन फॉर द बैंक बेस्ड ऑन द क्रेडिट मॉनिटरिंग प्रिंसिपल्स? तो क्या एक्शन होगा? देखो, क्यूआईएस 1 जो होती है वो एस्टिमेट होता है, बोरर के प्रोजेक्टेड सेल्स होती हैं, करंट रेशियोज होती हैं प्रोजेक्टेड, उनके बारे में बताया जाता है। और क्यूआईएस 2 जो है वो एक्चुअल चीजें होती हैं। अब सेल्स 30% कम हो चुकी हैं और करंट रेशियो ड्रॉप हो गई है 1.20 के ऊपर, जो कि बेंचमार्क से कम है। बेंचमार्क कितना चलता है? 1.33 चलता है, अब उससे भी कम है। अब इसका मतलब है कि लिक्विडिटी में क्रंच तो है, लिक्विडिटी में दिक्कत तो है, वहां पर स्ट्रेन है एंड डेफिनेटली हो सकता है कि प्रोजेक्शन की ओवर एस्टिमेशन की गई हो बोरोअर के द्वारा। तो जो क्रेडिट मॉनिटरिंग प्रिंसिपल्स है उसके हिसाब से एक अर्ली वार्निंग सिग्नल है। कम सेल्स हुई है,
कैश फ्लो आपका रिड्यूस हुआ है तो डेफिनेटली एक अर्ली वार्निंग सिग्नल है। आपकी करंट रेशियो डिटोरेट हुई है, स्ट्रेन हुआ है शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी में, वो भी आपका एक अर्ली वार्निंग सिग्नल है, इंडिकेटर है। एंड मोर ओवर बैंक का इमीडिएट एक्शन क्या होगा? बैंक अब बोरोर से एक्सप्लेनेशन मांगेगा, उससे क्लैरिफिकेशन मांगेगा कि बताओ भाई कि क्या रीजन है, सेल में शॉर्टफॉल क्यों हुआ है, आपकी लिक्विडिटी में डिक्लाइन क्यों हुआ है, आपने करेक्टिव एक्शंस क्या सोचे हुए हैं। अगर तो एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी लगी तो ठीक है, अगर ना लगी तो यहां पर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फिर से रीअसेस किया जाएगा एक्चुअल बेसिस के ऊपर। आप ड्राइंग पावर को कम भी कर सकते हैं, उसको कर्टेल कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं जब तक फाइनेंशियल डिसिप्लिन दोबारा से नहीं बन जाता, या फिर आप और ज्यादा गहन इंटेंसिफाइड मॉनिटरिंग कर सकते हैं, ज्यादा फ्रीक्वेंट आप स्टॉक स्टेटमेंट्स चेक कर सकते हैं, विजिट्स कर सकते हैं, ये सब चीजें की जा सकती हैं। ऑप्शंस देखते हैं। इमीडिएटली रिकॉल, अगर आप इमीडिएटली रिकॉल कर लोगे वो काफी ज्यादा हार्श एक्शन हो जाएगा, तो डेफिनेटली बैंक ऐसा तो नहीं करेगा। इग्नोर द वेरिएंस एज माइनर फ्लक्चुएशंस आर एक्सपेक्टेड, ऐसा भी नहीं है। अर्ली वार्निंग इंडिकेटर छोड़ देंगे तो एनपीए बढ़ जाएगा। ट्रीट द वेरिएंस एज अ की पॉइंट फॉर डिस्कशन विद द बोरो टू अंडरस्टैंड द रीजंस एंड असेस इफ करेक्टिव एक्शंस आर नीडेड एज द वेरिएंस इज सिग्निफिकेंस। एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है जी, चलिए अभी चलते हैं हम रिलेटेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द टाइप्स ऑफ चार्जेस, विच इज रिलेटेड टू द टाइप्स ऑफ चार्जेस। सो लेंडर होल्ड्स अ मॉर्गेज, लेंडर के पास एक मॉर्गेज है, where upon the borrower's default the lender has the right to approach a court for a decree that absolutely debars the mortgagor of his right to redeem the property, right? This remedy effectively makes the lender the absolute owner. The specific right, known as the right of foreclosure, is uniquely available under which type of mortgage? तो लेंडर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? लेंडर इज द मॉर्टगेजी, लेंडर इज द मॉर्टगेजी। एंड जो बोरर होता है उसको हम क्या कहते हैं? वी से इट टू बी मॉर्टगेजर। बोरोर इज अ मॉर्टगेजर। अब बेसिकली राइट ऑफ फोरक्लोजर क्या है? राइट ऑफ फोरक्लोजर इस तरह से समझिएगा। लेट्स टेक द केस कि आपके पास है एक बोरोर और दूसरी तरफ है आपके पास एक लेंडर, राइट? तो ये पर्सन है बोरोर और यहां पर है लेंडर जिसने पैसा उधार पर दिया है। अब प्रॉपर्टी जो है वो है इस लेंडर के नाम में, ठीक है, मॉर्गेज इनके नाम में है। अब ये पर्सन ने क्या कर दिया? इन्होंने कर दिया डिफॉल्ट, इन्होंने पैसे पेमेंट नहीं करे। तो लेंडर यहां पर क्या कर सकता है? वो जा सकता है एक कोर्ट के पास। तो लेंडर यहां पर जाएंगे कोर्ट के पास और कोर्ट के पास जाकर के कहेंगे कि ये पर्सन पैसे नहीं पे कर रहा। अब ये प्रॉपर्टी के ऊपर तो लिमिटेशन होता है 12 साल का, तो हम क्या 12 साल वेट करते रहेंगे? तो आप फोरक्लोजर का राइट हमें दे दीजिए कि ये पर्सन बोरोर जो है पैसे वापस करके अपनी पेमेंट वापस करते हुए, लोन को वापस करते हुए प्रॉपर्टी को रिडीम कराने के लिए हमें ना बोले। तो ये रिक्वेस्ट जो की जाती है लेंडर के द्वारा यानी कि मॉर्टगेजी के द्वारा, उसको कहते हैं फोरक्लोजर। क्या फोरक्लोजर करवा लेते? क्योंकि बोरोर के पास यानी कि मॉर्टगेजर के पास एक अधिकार होता है, दैट इज अ राइट ऑफ रिडेम्पशन। ये होता है राइट ऑफ रिडेम्पशन, ठीक है। अब ये मॉर्टगेजर का राइट है और राइट ऑफ जो फोरक्लोजर है वो किसका राइट है? वो मॉर्टगेजी का राइट है यानी कि लेंडर का राइट है। तो लेंडर अपने राइट को पहले ही एग्जीक्यूट कर लेता है, क्योंकि दोनों में से एक ही राइट एग्जीक्यूट हो सकता है एक टाइम पर, या तो राइट ऑफ रिडेम्पशन चलेगा या फिर राइट ऑफ फोरक्लोजर चलेगा, ठीक है। तो यहां पर लेंडर गया है कोर्ट के पास, तो ये राइट ऑफ फोरक्लोजर है। तो ये कौन सी मॉर्टगेज में होता है? दिस इज अवेलेबल ओनली अंडर द मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल। क्योंकि कंडीशनल सेल के अंदर जो सेल किया जाता है प्रॉपर्टी को, वो एक ऑस्टेंसिबल सेल होती है, सिर्फ और सिर्फ एक आप कह लो दिखावा होता है कागजों में कि भाई हमने सेल कर दिया, जब पैसे वापस हो जाएंगे तो प्रॉपर्टी वापस उस पर्सन के नाम पे कर दी जाएगी। ऑस्टेंसिबल सेल होती है, ठीक है। लेकिन अब जब बोरो ने डिफॉल्ट कर दिया तो लेंडर चला गया कोर्ट के पास और राइट ऑफ फोरक्लोजर रह गया। अब यहां पर मॉर्गेज का जो रिडेम्पशन का राइट था वो हो जाएगा खत्म एंड प्रॉपर्टी का ये एब्सोल्यूट ऑनर बन जाएगा अगर इसको ये राइट ऑफ फोरक्लोजर ग्रांट कर दिया जाता है। दोनों ही केसेस में, चाहे राइट ऑफ रिडेम्पशन हो चाहे राइट ऑफ फोरक्लोजर हो, दोनों ही केसेस में जो लिमिटेशन पीरियड होता है वो 30 साल का होता है, दैट इज अवेलेबल फॉर 30 ईयर्स। आंसर यहां पर क्या रहेगा? आंसर इज मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, दैट विल बी द आंसर हियर, ठीक है जी। चलो अभी हम चलते हैं रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देख रहे हैं हम।
A bank is considering granting a loan to an individual against the security of shares. तो बैंक कंसीडर कर रहा है कि एक लोन ग्रांट कर दे एक इंडिविजुअल को शेयर्स की सिक्योरिटी के अगेंस्ट. द टोटल वैल्यू ऑफ द लोन रिक्वेस्टेड इज 25 लाख रुपीज एंड द शेयर्स आर हेल्ड इन डीमैट फॉर्मेट. Simultaneously, the bank's own investment in the shares of the specific company as pledgee, mortgagee, or owner is nearly 28% of its own paid up capital and reserves. Which statement accurately reflects the regulatory constraints on the bank in this scenario? तो बैंक के ऊपर क्या constraints हैं उनके बारे में हमने बताना है. अब अगर lending against शेयर की बात करें तो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परमिट करता है बैंक को कि इंडिविजुअल्स को आप शेयर्स के अगेंस्ट लोन दे सकते हो, चाहे वो शेयर फिजिकल फॉर्मेट में है चाहे वो डीमैट फॉर्मेट में है. बैंक शेयर्स के अगेंस्ट लोन देना चाहे तो लोन दे सकते हैं. एंड इंडिविजुअल बोरोज के लिए जो एक्सपोजर लिमिट है वो कैप रखी गई है. अगर फिजिकल शेयर्स हैं तो कैपिंग करी गई है 10 लाख तक की, और अगर डीमैट फॉर्म में है तो मैक्सिमम जो लोन दे सकता है बैंक वो दे सकता है 20 लाख रुपए का. एंड फर्दर इंटरनल लिमिट बैंक चाहे तो और स्ट्रिक्ट भी लगा सकता है. यहां पर लोन कितना मांगा 25 लाख रुपए का. तो ऑलरेडी वो बैंक आरबीआई के जो स्टैंडर्ड सेट किए गए उनके बियॉन्ड है, यानी कि 25 लाख का लोन तो नहीं मिलेगा. दूसरा जो सबसे बड़ा यहां पर दिक्कत आने वाली है दैट्स रिलेटेड टू कि बैंक का जो खुद की शेयर होल्डिंग है, डायरेक्ट शेयर होल्डिंग है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली या किसी भी तरीके से शेयर होल्डिंग है, वो 28% की है. और जो सेक्शन 19 सबसेक्शन 2 है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, वो कहता है कि बैंक किसी भी और कंपनी में प्लेजी की तरह, मॉर्गेजी की तरह, एब्सोल्यूट ओनर की तरह 30% अपनी खुद की बैंक की जो पेड अप कैपिटल है प्लस रिजर्व उसका 30%, या जिस कंपनी में इन्वेस्ट करने वाला है उसके 30%, पेड अप कैपिटल के 30%, राइट, जो भी वैल्यू कम होगी उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट उसमें नहीं कर सकता. बैंक ने ऑलरेडी देखो 28% की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो बैंक जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2% का और लोन दे सकता है, उससे ज्यादा का लोन नहीं दे सकता. अगर यानी कि 2% वो 10 लाख है तो 10 लाख का मैक्सिमम लोन दे सकता है, उससे ज्यादा का लोन बैंक नहीं दे पाएगा, राइट. तो बोरोर ने जो रिक्वेस्ट करी है 25 लाख रुपए की, वो तो नहीं मिलेगा, मैक्सिमम 20 लाख का लोन मिलेगा. और बैंक की साइड पर रिस्क ये है कि बैंक ने इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर रखी है उस कंपनी के शेयर्स में, तो कैपिंग जो है वो 30% के ऊपर है, तो डेंजरसली नियर है 30% की कैप के, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा. ऑप्शंस देखते हैं. The bank can grant the full loan, not possible. The bank must restrict the loan up to rupees 10 lakh as this is the maximum principal. No, ये वो physical shares के केस में है. The bank can approve a loan up to rupees 20 lakh for the individual, but it also ensure that the holding of the company share does not exceed 30% of its paid up capital and reserves. Absolutely correct. ये दोनों ही चीजें थी जिनका ध्यान रखना जरूरी है. तो ऑप्शन सी जो है that would be the correct answer. That is going to be the correct answer here. Now, लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 8. वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ शेयर करें. आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस में वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हैं सो दैट दे विल बी कमिंग टू नो अबाउट लर्निंग सेशंस. क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, अ बैंक इज रिव्यूइंग इट्स इंटरनल प्रोसीजर्स टू एंश्योर कंप्लायंस विद द फेयर प्रैक्टिस कोड्स फॉर लेंडर्स. A loan application from priority sector borrower for rupees 1.5 lakh was rejected. Which of the following actions by the bank would be considered a violation of the prescribed fair practices code? तो क्या यहां पर चीज होगी उसके बारे में हमने बताना है. सो जो कोई भी लोन एप्लीकेशंस होती हैं उनको एक्नॉलेज करना जरूरी होता है एज पर द फेयर प्रैक्टिसेस कोड रूल्स, राइट. पहली चीज तो ये होती है. एंड अगर 2 लाख तक का कोई भी लोन है तो बैंक को कम्युनिकेट करना पड़ेगा डिसीजन को 2 हफ्ते के टाइम के बीच में. ये भी गाइडलाइन है आरबीआई के द्वारा. और इन केस अगर लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट की जाती है तो बैंक को कन्वे करना पड़ेगा रीजन इन राइटिंग एप्लीकेंट को, स्पेशली अगर वो स्मॉल बोरोर से रिलेटेड है, लाइक प्रायोरिटी सेक्टर से रिलेटेड है. फर्दर बैंक को कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड, चार्जेस से रिलेटेड, टर्म से रिलेटेड. कोई भी अनफेयर कॉस्ट या अनफेयर चार्जेस आप नहीं लगा सकते हो. अब अगर इस केस में देखें तो बोरर ने अप्लाई किया था प्रायोरिटी सेक्टर लोन के लिए, वो भी 1.5 लाख रुपए के, जो कि 2 लाख से कम है, और लोन को कर दिया रिजेक्ट. तो बैंक फेल हो गया कि उसने रीजन था जो रिजेक्शन का राइटिंग में कम्युनिकेट नहीं किया, वो क्लियर वायलेशन होगी किसकी, फेयर प्रैक्टिस कोड की. यहां पर तो एक चीज बन गई यहां पर ये, राइट. ऑप्शन देखते हैं. द बैंक provided a comprehensive loan application form to the borrower was a loan that was for the particularly priority sector. तो ये बेसिकली जो कोड है वो स्टिपुलेट करता है कि लोन एप्लीकेशन फॉर्म जो दिया जाएगा वो कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, ये कोई ब्रीच नहीं हुआ, ये तो ठीक है. ऑप्शन बी, द बैंक एक्नॉलेज द रिसीट ऑफ द लोन एप्लीकेशन राइटिंग, ये भी ठीक है. ऑप्शन सी, द बैंक कम्युनिकेटेड द रिजेक्शन ऑफ द लोन टू द एप्लीकेंट verbally over the telephone
to ensure a quick response. Option C is not correct. In writing it is required. ये चीज जो होती है, this is actually required in writing. In writing decision देना पड़ता है. So option जो C है, that would be the correct answer for this question. Now let's move toward the question number 9. Question number 9 पर चलते हैं. It's related to the types of charges. It's related to the types of charges. So it says that the borrower pledges gold ornaments against a specific loan and subsequently repays it in full. However, the same borrower has a separate unsecured business loan with the same bank which is currently overdue. Based on the rights available to the banker, what is the bank's position regarding the pledged gold ornaments? तो इफ वी टॉक अबाउट द प्लेज, तो सिक्योर्ड लोन जो है वो गोल्ड लोन है जो कि सिक्योर्ड है. ऑर्नामेंट्स को प्लेज किया गया है स्पेसिफिक गोल्ड लोन के पर्पस के लिए. एंड एक बार जब लोन पूरा का पूरा रीपे हो जाएगा, प्लेज जो थी वो खत्म हो गई है एंड बैंक को वो प्लेज गुड्स को वापस करना पड़ेगा. एंड अगर हम बैंक की जनरल लियन की बात करते हैं एज पर द सेक्शन 171 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो ये बैंक को ये अधिकार देता है, ये सेक्शन 171 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जो बैंकर का जनरल लियन का राइट है, वो बैंक को अधिकार देता है कि जब तक उसके सभी डेट जो ड्यू हो गए हैं वो वापस नहीं हो जाते, वो क्लियर नहीं हो जाते, जो बैंक है वो गुड्स को सिक्योरिटीज को रिटेन कर सकता है. लेकिन ये रूल सिर्फ और सिर्फ तब अप्लाई होगा जब जो गुड्स थी वो बैंक के पोजीशन में ड्यूरिंग द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में पड़ी हैं. लाइक अगर सेफ कस्टडी में पड़ी है, ठीक है, या डिपॉजिट में पड़ी है, तब लागू होगा. राइट. एंड ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज को ओवरराइड नहीं कर सकता. दैट कैन नॉट बी ओवरराइडिंग द सेम. राइट. ये चीज का ध्यान रखना जरूरी है यहां पर. एंड फिर दूसरी तरफ अगर हम इस केस के ऊपर अप्लाई भी करें, जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स हैं वो प्लेज किए गए स्पेसिफिक लोन के लिए, ठीक है, एंड लोन पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुका है, तो बैंक होल्ड बैक नहीं कर सकता गोल्ड को किसी अनरिलेटेड अनसिक्योर्ड ओवरड्यू बिजनेस लोन के लिए. ऑर्नामेंट्स को वापस करना पड़ेगा बोरोर को, चाहे उसने डिफॉल्ट किया है. तो यहां पर ऑप्शंस देखते हैं. द बैंक मस्ट रिटर्न द ऑर्नामेंट, साथ की साथ ही वापस करने पड़ेंगे. ठीक है जी. as the right of pledge extinguishes completely upon repayment of the specific debt it secured, so that is absolutely correct. right. तो ये चीज यहां पर बिल्कुल सही है क्योंकि अनरिलेटेड है ना वो. तो ऑप्शन ए जो है that would be the correct answer here. Now let's move to the question number 10th. That's related to the types of collaterals, जो कि types of collateral से related है. So it says when a bank releases documents of title to goods to a borrower without receiving payment, it typically obtains a trust receipt. What is the primary legal effect of this trust receipt in the event the borrower sells the goods but then becomes insolvent before remitting the proceeds to the bank? तो क्या चीज होगी? देखो नॉर्मली क्या होता है कि जब बैंक फाइनेंस करता है इंपोर्ट्स को, इंपोर्ट ऑफ गुड्स को, या गुड्स को अंडर द डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट या फिर प्लेज के अंडर, तो वो होल्ड करता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स को, लाइक बिल ऑफ लेडिंग को या रेलवे रिसीट को अपने पास होल्ड कर लेता है जब तक रिपेमेंट नहीं हो जाती. लेकिन कई बार बोरोर को गुड्स चाहिए होती हैं सेल के पर्पज के लिए पेमेंट करने से पहले. उस केसेस में बैंक जो है वो डॉक्यूमेंट्स को रिलीज कर देता है अगेंस्ट द ट्रस्ट रिसीट, जिसको टीआर कहते हैं, ट्रस्ट रिसीट कहते हैं. अब लीगल इफेक्ट क्या होता है कि ऑनरशिप जो होती है या बेनिफिशियल इंटरेस्ट जो होता है वो बैंक के पास ही रहता है. यानी कि बैंक के पास अधिकार है, ठीक है, गुड्स में. राइट. वो खत्म नहीं होता सिर्फ और सिर्फ बिकॉज कि उसने डॉक्यूमेंट्स को रिलीज कर दिया है. ऐसा नहीं है कि बैंक का जो ओनरशिप राइट था वो खत्म हो गया, बेनिफिशियल इंटरेस्ट खत्म हो गया. सो ट्रस्ट रिसीट के अंदर जो बोरोर है वो गुड्स को होल्ड करता है एंड उसकी सेल प्रोसीड्स को होल्ड करता है इंटरेस्ट फॉर द बैंक, यानी कि बैंक के विश्वास के ऊपर वो गुड्स को या उनकी प्रोसीड्स को होल्ड करता है. अब बोरोर एक्ट करता है एक ट्रस्टी की तरह या एजेंट की तरह. सो बोरोर सिर्फ और सिर्फ एक ट्रस्टी है या बेली है जिसको बैंक ने अपनी गुड्स दी हैं एंड वो एब्सोल्यूट ऑनर काउंट नहीं होगा जब तक ड्यूज जो बैंक की वो पे नहीं हो जाती. एंड जो प्रोसीड्स होंगी सेल की वो भी किसको बिलोंग करती हैं, वो भी बैंक को बिलोंग करती हैं, उनको भी रिमिट करना जरूरी है. अब इन केस अगर बोरोर इंसॉल्वेंट हो जाता है बिफोर रिमिटिंग द प्रोसीड्स, तो बैंक डेफिनेटली अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से क्लेम कर सकता है गुड्स के ऊपर, प्रोसीड्स के ऊपर क्लेम कर सकता है. एंड जो गुड्स प्रोसीड जो हैं वो बोरोर के जनरल एसेट का पार्ट नहीं बनेंगे, अवेलेबल टू द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स वो उसका पार्ट नहीं बनेंगे. तो इस तरह से बैंक जो है वो प्रोटेक्ट होता है अगेंस्ट द बोरोर्स इंसॉल्वेंसी. ठीक है जी.
सो दैट्स द केस। अब ऑप्शंस को देखते हैं। द ट्रस्ट रिसीट कन्वर्ट्स द बैंक्स चार्ज इनटू प्लेज, तो क्या ये चीज होती है? नो, दैट्स नॉट डन। द ट्रस्ट रिसीट एंश्योर्स दैट द गुड्स और देयर सेल प्रोसीड्स आर नॉट अवेलेबल टू द ऑफिशियल रिसीवर एंड मस्ट बी हेल्ड इन ट्रस्ट फॉर द बैंकर, एब्सोल्युटली करेक्ट। यानी कि अगर बोरोर लिक्विडेट भी हुआ एंड उसके बेसिकली एसेट्स लिक्विडेटर लिक्विडेट भी कर रहा है, तो अल्टीमेट जो चार्ज बनता है वो बैंक का ही है, यानी कि बैंक के भरोसे के ऊपर उसने रखे हुए हैं बोरोर ने। तो जो बोरोर है दैट इज बेसिकली एक्टिंग एज अ ट्रस्टी या एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इट्स रिलेटेड टू ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ द लोन अकाउंट्स। ठीक है, एन इंडिविजुअल एक्चुअली अप्लाइज फॉर अ होम लोन। जो इंडिविजुअल है वो होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं सो एज टू परचेज अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड फ्लैट। एक न्यूली कंस्ट्रक्टेड फ्लैट को परचेज करने के लिए जो बैंक का आर्किटेक्ट है, ठीक है, जो बैंक का आर्किटेक्ट है इंस्पेक्शन के ऊपर रिपोर्ट करता है कि कंस्ट्रक्शन में बहुत सी डेविएशंस हैं जो प्लान सैंक्शन किया गया था म्युनिसिपल अथॉरिटी की तरह उसके मुताबिक। अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजरल गाइडलाइंस फॉर डिसबर्सिंग द होम लोन्स, व्हाट शुड बी द बैंक स्टांस? तो बैंक का क्या स्टांस रहेगा, बैंक का क्या एक्शन रहेगा, उसके बारे में वी नीड टू टेल। की प्रिंसिपल के बारे में समझना है। सबसे पहली चीज है कि क्लियर टाइटल होना चाहिए प्रॉपर्टी का, वैलिड अप्रूवल्स होने चाहिए, लाइक प्लान सैंक्शन जो है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट हो गया, ये चीजें होनी चाहिए। एंड आपको म्युनिसिपल लॉज के साथ कंप्लाई करना होता है, जो सैंक्शन बिल्डिंग प्लान है उसके साथ कंप्लाई करना पड़ता है। अगर हम आरबीआई एंड आईबीए की गाइडलाइंस के ऊपर ध्यान दें तो बैंक जो है उनको इलीगल अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन के लिए फाइनेंस नहीं करना होता है। एंड डिसबर्समेंट जो होती है दैट मस्ट बी लिंक टू द स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन, एंड वो इसके ऊपर है कि आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर का सर्टिफिकेट इस चीज को दर्शाए कि हाँ सभी चीजों के साथ हमने अपनी राय मिलाई है, यानी कि आपके पास क्लियर टाइटल है, वैलिड अप्रूवल है, म्युनिसिपल लॉ के अकॉर्डिंग कर रहे हो, इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं है, वो सब चीजें साथ में शामिल होनी चाहिए। अगर इस केस के ऊपर भी अप्लाई करें तो बैंक का आर्किटेक्ट जो है वो रिपोर्ट कर गया कि सिग्निफिकेंट डेविएशन है भाई सैंक्शन प्लान में, उसका मतलब है कि फ्लैट जो रिस्क है, जो फ्लैट रिस्क है वो अनऑथराइज्ड है, वो बेसिकली इलीगल है, वो बताए गए हैं। ठीक है, बोरोर जो है वो फ्यूचर डिमोलिशन करवा सकता है या उसके ऊपर पेनल्टी ऑर्डर पड़ सकते हैं। बैंक्स के जो मॉर्गेज सिक्योरिटी है वो वीक हो जाएगी, वो डिफेक्टिव हो जाएगी, दैट इज द केस। ठीक है, तो बैंक कैन डिसबर्स द लोन सिंस द प्रॉपर्टी एग्जिस्ट बट इट शुड इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट। तो ऐसा कोई भी चीज नहीं है कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दो एंड सेफगार्ड हो जाओगे, नो। द बैंक शुड ऑब्टेन एन एफिडेविट फ्रॉम द बोरोअर promising to rectify, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। ऑप्शन सी, द बैंक शुड रिफ्यूज टू डिसबर्स द लोन until it receives certification that the property strictly adheres to the sanctioned plan or the building bylaws. So that is absolutely required, that is very much required। तो ऑप्शन सी जो है that is the correct answer। Now the question number 12, it's related to the types of charges. A customer is having two separate loan accounts with the bank। कस्टमर है, इनके दो सेपरेट लोन अकाउंट है बैंक के पास, लोन ए एंड लोन बी, बोथ ऑफ विच आर ओवर ड्यू, दोनों ही ओवर ड्यू है। कस्टमर मेक्स अ पेमेंट टू द बैंक एंड प्रोवाइड्स अ रिटर्न स्लिप एक्सप्लिसिटली स्टेटिंग दिस पेमेंट इज टू बी अप्लाइड टुवर्ड द आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑफ लोन ए ओनली। लोन ए की तरफ जाएगा, लेकिन बैंक मैनेजर देखते हैं कि लोन बी जो है हायर रिस्क के ऊपर है, अप्लाई कर देते हैं पेमेंट को लोन बी के ऊपर। विच प्रिंसिपल गवर्न्स दिस सिचुएशन? तो ये प्रिंसिपल इसके ऊपर जो लगेगा वो लगेगा एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट से रिलेटेड। किसके ऊपर? एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट से रिलेटेड। तो डेटर के कुछ एक राइट होते हैं। क्या राइट होते हैं? यानी कि अगर डेटर यानी कि जो बोरोर है, राइट, वो पेमेंट करता है और एक्सप्रेसिवली डायरेक्ट करता है, यानी कि एक्सप्लिसिटली उसने लिख के दे दिया भाई कि ये पैसा यहां पे जाएगा, तो क्रेडिटर बाउंड है कि उसी के हिसाब से पैसा एडजस्ट होगा डेप्ट का। पहली चीज, क्रेडिटर का राइट ये कहता है कि अगर डेप्टर ने पेमेंट करी और उसने इंडिकेट नहीं किया तो क्रेडिटर अपनी मर्जी से किसी भी डेप्ट को अप्लाई कर सकता है, ये चीज है। अगर दोनों ही स्पेसिफाई नहीं करते, अगर दोनों पार्टीज यानी कि डेप्टर या क्रेडिटर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करते, एप्रोप्रिएशन जो है वो क्रोनोलॉजी का प्रिंसिपल फॉलो करेगा, यानी कि टाइम ऑर्डर ऑफ डेप्ट्स के हिसाब से अमाउंट अप्लाई किया जाएगा। अब इस केस में देखें तो कस्टमर के दो लोन है, कस्टमर ने एक्सप्रेसिवली इंडिकेट कर दिया भाई कि लोन ए के इंटरेस्ट की तरफ जाएगा पैसा। अब इस इंस्ट्रक्शन को बैंक ने कर दिया इग्नोर एंड अप्लाई कर दिया लोन बी के ऊपर, जो कि वायलेशन है सेक्शन 59 की, बिकॉज डेटर ने एक्सप्रेस किया था कि वो चीज किस तरह से होएगी, तो उसका एक्सप्रेशन यहां पर क्या होगा? डिटेल्ड एक्सप्रेशन उसका
डायरेक्ट प्रिवेल करेगा, राइट। सो ऑप्शन देखते हैं यहां पर, द बैंक हैज द डिस्क्रिशन टू अप्लाई द पेमेंट, नो। वेन जब बता ही दिया फिर थोड़ा अप्लाई कर सकते हैं। द पेमेंट मस्ट बी अप्लाइड एज पर द डेटर्स एक्सप्रेस इंटीमेशन, इफ द बैंक एक्सेप्ट द पेमेंट इट मस्ट अप्लाई टू द लोन इज इंटरेस्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट ओवर हियर, ठीक है जी। सो इट सेज अ बैंक इज सैंक्शनिंग अ लोन अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी, तो एक बैंक जो है वो गोल्ड ज्वेलरी के अगेंस्ट लोन को कर रहे हैं सैंक्शन। द वैल्यूएशन नीड्स टू बी डन अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रेगुलेटरी गाइडलाइंस। द borrower's jewelry is of 20 carat purity. Which of the following method represents the correct procedure for the bank to value the collateral for determining the loan amount? अब लोन अमाउंट को आपने डिटरमिन करना है तो कैलकुलेशन किस तरह से करोगे उसके बारे में वी नीड टू आंसर, राइट। सो उसके बारे में हमने आंसर बताना है। ऑप्शन है वैल्यू ऑफ द ज्वेलरी एट 75% ऑफ द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ 20 कैरेट गोल्ड, या फिर फर्स्ट ट्रांसलेट द कोलेटरल इनटू इट्स इक्विवेलेंट वे इन 22 कैरेट गोल्ड, देन वे बेस्ड ऑन द एवरेज क्लोजिंग प्राइस ऑफ 22 कैरेट गोल्ड फॉर द प्रीसीडिंग 30 डेज, वैल्यू दैट ज्वेलरी बेस्ड ऑन द एवरेज क्लोजिंग प्राइस ऑफ 24 कैरेट गोल्ड, या फिर टेक द टोटल वे of the 20 carat jewelry and value it at the closing price of 22 carat on the day of the loan sanction। तो किस चीज का इस्तेमाल किया जाएगा, किस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा जिसके थ्रू हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं, उसके बारे में वी नीड टू आंसर। देखो, सबसे पहली चीज होती है बेंचमार्क रेट के बारे में। तो बैंक जो होते हैं वो 30 दिन का एवरेज लेते हैं 22 कैरेट गोल्ड का, जो पब्लिश किया जाता है बाय द इब्जा। इब्जा है इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन। तो आईबीजीए जो है वो आपको रेट बताता है 22 कैरेट गोल्ड का 30 दिनों के हिसाब से, उस रेट को आपने कंसीडर करना होता है। अब क्योंकि बोरोर के ज्वेलरी की प्योरिटी 20 कैरेट की है तो उसको प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस करना पड़ेगा सो एज टू मैच टू 22 कैरेट। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, वी विल बी डूइंग 20 डिवाइडेड बाय 22 एंड उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे एंड फर्दर जो बेंचमार्क रेट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट वुड बी इट। ठीक है, तो कैलकुलेशन करने के लिए 20 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 22 कैरेट का जो प्राइस है, लेट्स से 22 कैरेट का प्राइस जो है पर 10 ग्राम्स लेट से वो 92,000 का है, तो आप 92,000 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे एंड उसको आप पूरे वेट के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। एंड अब आरबीआई जो है वो अलाउ करता है कि एलटीवी जो हो सकता है इन केस ऑफ लोन अगेंस्ट द गोल्ड ज्वेलरी नॉन एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए, वो 75% का हो सकता है। तो 75% के हिसाब से जो अमाउंट है मैक्सिमम हम कैलकुलेट कर लेंगे। सो अकॉर्डिंगली इफ वी लुक एट ऑप्शन बी सीम्स टू बी द करेक्ट आंसर, कि पहले आप ट्रांसलेट करोगे इस कोलेटरल को इक्विवेलेंट वेट में 22 कैरेट गोल्ड के अकॉर्डिंग, एंड फिर जो वैल्यू है वो इब्जा के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, उस वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे एंड वो वैल्यू दी जाती है 22 कैरेट गोल्ड के अकॉर्डिंग। और एलटीवी कितना अवेलेबल रहता है, एलटीवी इज अवेलेबल, लोन टू वैल्यू रेशियो 75% रहती है अगर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस के साथ रिलेटेड हो तो। चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अ स्टूडेंट हैज टेकन अ एजुकेशन लोन, तो एक स्टूडेंट है जिन्होंने एक एजुकेशनल लोन लिया है फॉर अ 4 ईयर इंजीनियरिंग कोर्स। द लोन टर्म्स provide for a moratorium period defined as a course period plus 1 year or 6 months after the getting the job, whichever is earlier. The student does not pay any interest during the 4 year course. At the end of the moratorium period, how is the EMI for repayment calculated? तो EMI जो है वो किस तरह से कैलकुलेट होगी उसके बारे में हमने बताना है। सो सी, इफ वी टॉक अबाउट द मोरेटोरियम, मोरेटोरियम पीरियड वो होता है जिसके दौरान आपको कोई भी इंस्टॉलमेंट पे करने की जरूरत नहीं है। इफ द स्टूडेंट वांट्स टू, तो स्टूडेंट अपना बेसिकली जो इंटरेस्ट है वो सर्व कर सकता है, ईएमआई भी पे कर सकता है, लेकिन कोई बंदिश नहीं होती है। तो मोरेटोरियम पीरियड इन केस ऑफ एजुकेशन लोन वो रहता है, आपको एक क्वेश्चन में दिया भी गया है, कोर्स प्लस 1 ईयर रहता है या फिर कोर्स प्लस 6 मंथ्स रहता है आफ्टर गेटिंग द जॉब, विच एवर इज अर्लियर, ये रहता है। अब मॉरिटोरियम के दौरान जो प्रिंसिपल की रीपेमेंट होती है वो रिक्वायर्ड नहीं होती है एंड जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है वो लोन आउटस्टैंडिंग अमाउंट के ऊपर चार्ज किया जाता है। ठीक है,
अब अगर स्टूडेंट नहीं भी सर्व करता तो भी कोई इश्यू नहीं है। तो अगर आपने इंटरेस्ट को पे नहीं किया तो इंटरेस्ट को कैपिटलाइज कर दिया जाता है। कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि लेट से 5 साल के टाइम पीरियड के दौरान 20 लाख के लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट पड़ गया वो लेट से 5 लाख का इंटरेस्ट पड़ गया, तो टोटल अब लोन अमाउंट 25 लाख का कंसीडर किया जाएगा, यानी कि 5 लाख जो इंटरेस्ट था उसको प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड कर दिया जाएगा। सो इंटरेस्ट जो अक्रूड होगा मॉरिटोरियम के दौरान उसे प्रिंसिपल में ऐड कर दिया जाएगा, एंड जैसे ही मॉरिटोरियम एंड होगा तो टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट बन जाएगा प्रिंसिपल प्लस अक्रूड इंटरेस्ट, एंड नया प्रिंसिपल अमाउंट जो है उसे रीपे करना होगा एंड ईएमआई को उसी अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। राइट। सो अभी देखते हैं ऑप्शंस। The EMI is calculated based on the original principal amount disbursed, and the interest accrued during the moratorium is to be paid as lump sum before the EMI begins. No. Option B, the interest accrued during the moratorium period is waived if student belongs to a needy family. Not the case. Option C, the interest that has accrued during the entire repayment holiday, that is moratorium period, is added to the principal amount and the EMI is fixed on this new higher principal. Absolutely correct. So option C is the correct answer here. Now, let's move toward the question number 15th. A bank provides a working capital loan. तो एक बैंक है जो कि वर्किंग कैपिटल लोन प्रोवाइड करते हैं टू अ कंपनी अगेंस्ट द इंटायर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स। बैंक प्रोवाइड करता है वर्किंग कैपिटल लोन एक कंपनी को स्टॉक के अगेंस्ट जिसमें रॉ मटेरियल भी है फिनिश्ड गुड्स भी है, विच आर सॉर्टेड एट द कंपनीज फैक्ट्री। द कंपनी रिटेन्स द पोजेशन ऑफ द स्टॉक टू यूज इन इट्स डेली ऑपरेशंस। Separately, the company has also taken a loan against its office building, where the interest in the property is transferred to the bank as security. हाउ आर दीज टू चार्जेस करेक्टली डिस्टिंग्विश्ड? ये दो चार्जेस किस तरह से डिस्टिंग्विश होंगे उनके बारे में वी नीड टू आंसर। अबाउट दैट वी नीड टू आंसर। तो सिनेरियो सिंपल सा है, एक तरफ आपके पास है जो लोन दिया गया है अगेंस्ट द फिनिश्ड गुड्स एंड द स्टॉक, राइट, एंड ऑन द सेकंड हैंड एक लोन है आपके पास अगेंस्ट द बिल्डिंग ऑफिस। ठीक है, जो तो आपके पास अगेंस्ट द रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स है वहां पर सिक्योरिटी जो रहेगी दैट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसके केस में जो रॉ मटेरियल है वो बेसिकली एक हाइपोथिकेशन का चार्ज क्रिएट किया गया होगा इस सिनेरियो में, क्योंकि पोजेशन जो है वो भी बोरोर के पास है, तो हाइपोथिकेशन का चार्ज है। सो इन हाइपोथिकेशन जो बोरोर है वो रिटेन करते हैं पोजेशन को, ऑनरशिप को, लेकिन एक चार्ज बैंक की फेवर में क्रिएट कर दिया जाता है। एंड वहीं दूसरी तरफ इफ वी लुक एट लोन अगेंस्ट जो ऑफिस बिल्डिंग है वहां पर सिक्योरिटी जो है दैट्स अ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो यहां पर सिक्योरिटी रहेगी इमूवेबल प्रॉपर्टी, और इस केस में जो चार्ज क्रिएट होगा वो मॉर्टगेज का चार्ज क्रिएट किया गया होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज है यहां पर। तो ऑप्शंस को देखते हैं। द चार्ज ऑन द स्टॉक इज प्लेज। प्लेज के केस में तो पोजेशन बैंक के पास रहता है, तो ये गलत हो गया, गलत, ये ऑप्शन गलत हो गया। द चार्ज ऑन द स्टॉक इज हाइपोथिकेशन, ट्रू है। इट इज अ चार्ज ऑन मूवेबल प्रॉपर्टी वेयर पोजेशन रिमेन्स विद द बोरोर, while the charge on the building is mortgage. Absolutely true, बिल्कुल सही है। So option B is the correct answer है। ठीक है जी, चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16th। It says a bank is considering financing a contractor against the supply bills raised on the PSU। तो एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उसके ऊपर बिल रेज किए हुए हैं एक कॉन्ट्रैक्टर ने एंड उनके अगेंस्ट उसको लोन दिया गया है। द बैंक इज अवेयर दैट दीज डिपार्टमेंट्स कैन टेक लॉन्ग टाइम टू क्लियर द पेमेंट्स। टू सिक्योर इट्स पोजीशन इफेक्टिवली, which of the following is the most crucial document the bank should obtain, right, from the कॉन्ट्रैक्टर इन एडिशन टू द बिल्स देमसेल्व्स? तो कौन सी चीज और ऑब्टेन करनी चाहिए बैंक के द्वारा? ठीक है, इसके अलावा देखो, जब एक बैंक फाइनेंस करता है कॉन्ट्रैक्टर को सप्लाई बिल्स के अगेंस्ट यानी कि रिसीवेबल्स के अगेंस्ट जो कि रेज किए गए हैं एक पीएसयू के ऊपर, जो की रिस्क है वो होता है डिलेड पेमेंट का। ठीक है, एंड अपनी पोजीशन को सिक्योर करने के लिए बैंक को बिल्स के अलावा भी कुछ चाहिए।
तो बैंक जो है वो एक लेटर ऑफ डिस्क्लेमर या फिर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, एलओयू जिसे हम कहते हैं, या लेटर ऑफ ऑथराइजेशन जो कहते हैं, उसे ऑब्टेन करेंगे फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर, राइट। एंड फर्दर एक अधिकार जो है वो ले लेंगे कि वो बिल प्रोसीड्स को डायरेक्टली बैंक में लेकर के आएंगे, रेदर देन कि वो पैसा कॉन्ट्रैक्टर के पास जाएगा। और ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके बिना क्या होगा कि पीएसयू जो है वो पे कर देगी कॉन्ट्रैक्टर को डायरेक्टली एंड बैंक को बाईपास कर देगी। अब जब लेटर ऑफ डिस्क्लेमर है या असाइनमेंट है, तो पीएसयू एक्नॉलेज करेगी कि पेमेंट जो है वो बैंक को की जाएंगी, एक बेसिकली लोन अकाउंट को सीधा क्रेडिट किया जाएगा, जिससे आपको इस चीज की सिक्योरिटी होगी कि रीपेमेंट तो आएगी ही आएगी। एंड इसके साथ एक चार्ज क्रिएट हो जाता है रिसीवेबल के ऊपर, असाइनमेंट का चार्ज, ठीक है। सो दैट वुड बी द केस। ऑप्शन देखते हैं, अ नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट फॉर द गुड्स सप्लाइड टू द पीएसयू। देखो नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट रिलेट करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के, तो यहां पर सप्लाई बिल से रिलेटेड वो इररेलेवेंट हो गया। ऑप्शन बी, एन इररिवोकेबल पावर ऑफ अटॉर्नी फ्रॉम द सप्लायर इन फेवर ऑफ द बैंक टू रिसीव द पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम द पीएसयू। तो ये प्रोसेस जो है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बैंक जो है, बैंकर जो है, उसे एक लेटर लेनी चाहिए, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन लेनी चाहिए, जिससे साथ जो पैसा होगा डायरेक्टली वो बैंक के पास आएगा, नॉट विद द सप्लायर, सप्लायर के पास नहीं जाएगा, ठीक है। तो इररिवोकेबल जो पावर ऑफ अटॉर्नी है सप्लायर की तरफ से फेवरिंग द बैंकर सो एज टू रिसीव द मनी, वो एक प्राइमरी मैकेनिज्म है इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि जो प्रोसीड्स होंगी वो सीधा बैंक के पास आएंगी। Now, let's move toward the question number 1 again, and it's going to be start with the batch 2. ठीक है, तो टोटल 3 बैचेस हैं एंड विल बी कवरिंग द मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस, राइट। तो टोटल 3 बैचेस में से बाकी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अ बोरोर क्रिएट्स अ मॉर्टगेज वेयर ही एब्सोल्युटली ट्रांसफर्स द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी। तो बोरोर जो है वो एक मॉर्टगेज को क्रिएट करते हैं जहां पर वो एब्सोल्युटली ट्रांसफर कर देते हैं ओनरशिप प्रॉपर्टी की बैंक को, एंड खुद को बाइंड कर लेते हैं कि वो डेप्ट को पे करेंगे एक स्पेसिफिक डेट के ऊपर, इस कंडीशन के साथ कि बैंक रीट्रांसफर कर देगा प्रॉपर्टी को अगर सक्सेसफुल रीपेमेंट हो जाती है तो। यानी कि ओनरशिप ट्रांसफर कर दी गई है बैंक के नाम में, वो चीज ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन अपने आप को बाइंड भी कर लिया है, पर्सनली लायबल भी बना लिया है, और एक कंडीशन डाल दी है कि अगर पेमेंट हो गई, रीपेमेंट हो गई, तो रीट्रांसफर कर देगा बैंक उस प्रॉपर्टी को बोरोअर के नाम में। एंड इन कॉन्ट्रास्ट अनदर बोरोअर डिलीवर्स पोजेशन ऑफ हिज फार्म टू अ बैंक, authorizing the bank to receive the income from the produce until the loan is satisfied. These two transactions represents which type of mortgages respectively। तो कौन सी mortgages हैं? देखो कंडीशंस को समझने की कोशिश करो। सबसे पहली चीज है कि बोरोर एब्सोल्यूट ट्रांसफर कर रहा है ओनरशिप को, प्रॉपर्टी को बैंक के नाम में। अब रीपेमेंट के ऊपर जो बैंक है वो रिकन्वे कर देगा प्रॉपर्टी को। दिस इज द केस ऑफ मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल। ये सेक्शन 58C में डिफाइंड है एंड दिस इज अ क्लियर केस ऑफ मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल। एक सेल की तरह दिखती है लेकिन एक्चुअल में एक ऑस्टेंसिबल सेल है, जहां पर प्रॉपर्टी को एज सिक्योरिटी रखा गया है, क्योंकि ट्रांसफर होगी इस कंडीशन के ऊपर कि अगर डेप्ट रीपे कर दिया तो रीट्रांसफर कर दी जाएगी। तो पहली ट्रांजैक्शन जो है दैट इज मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल। अगर ऑप्शंस को देखें तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बनता है आंसर, दैट इज द ऑप्शन डी, राइट, दैट इज ऑप्शन डी। या फिर हमारे पास केस बनता है रिलेटेड टू द इंग्लिश मॉर्टगेज। ठीक है, तो कौन सा केस बनेगा यहां पर? इंग्लिश मॉर्टगेज हो सकता है क्या ये? इफ वी लुक एट द केस, तो फर्स्ट केस जो है क्या वो इंग्लिश मॉर्टगेज से रिलेटेड हो सकता है कि रीट्रांसफर कर देंगे? नो, दैट्स नॉट द केस। तो पहला सिनेरियो तो हमारे पास मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल का ही है, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन डी में सेकंड केस अभी मैच नहीं किया हम, ठीक है। तो वी कैन नॉट से कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स हैव अ लुक एट द अदर थिंग्स। फिर सेकंड केस को देखो कि यहां पर पोजेशन दे दिया गया, और पोजेशन जो है प्रॉपर्टी का वो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह की मॉर्टगेज में दिया जाता है, दैट इज अ यूसुफ्रक्चररी मॉर्टगेज। इस तरह की मॉर्टगेज में जो पोजेशन होता है वो मॉर्टगेजी को दे दिया रहता है। नहीं तो मॉर्टगेज के केस में जो पोजेशन है वो बोरर के पास रहता है, लेकिन यूसुफ्रक्चररी मॉर्टगेज के केस में जो पोजेशन है वो दे दिया जाता है लेंडर को। या फिर अगर पोजेशन नहीं भी दिया गया तो जो इनकम हो रही है, लेट्स से
जो बेसिकली टेनेंसी की इनकम होती है, किराएदार की इनकम है, वो इनकम का हक दे दिया जाता है लेंडर को, ठीक है? तो वो यूसुफ्रक्चररी मॉर्गेज है। सो वो इंग्लिश मॉर्गेज नहीं है। सो आंसर यहां पर कोई भी मैच नहीं कर रहा है, सो वी विल बी सेइंग नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। लेकिन एक चीज हमें क्लियर हो गई है कि जो पहला केस था, जो केस 1 था, दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, mortgage by conditional sale, and if we talk about the case 2, तो वो बन जाएगा केस हमारे पास यूसुफ्रक्चररी मॉर्गेज का, राइट? चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, a bank's credit audit department is reviewing a high value loan account। तो बैंक का जो क्रेडिट ऑडिट डिपार्टमेंट है वो हाई वैल्यू लोन अकाउंट को कर रहा है ऑडिट। Which of the following tasks is a primary function of the credit audit team during this review, as distinct from the roles of the credit appraisal और monitoring teams? तो क्या चीज अलग रहेगी? देखो, क्रेडिट ऑडिट जो होती है वो रिव्यू करती है, फोकस जो रहता है वो डिफरेंट होता है क्रेडिट अप्रेजल से, क्रेडिट मॉनिटरिंग से। क्रेडिट अप्रेजल होता है लोन सैंक्शन से पहले, क्रेडिट मॉनिटरिंग होती है डिसबर्समेंट के बाद। क्रेडिट ऑडिट का फोकस अलग रहता है, ठीक है? की डिस्टिंक्शन क्या है? जो क्रेडिट अप्रेजल टीम होती है वो वायबिलिटी को चेक करती है, ठीक है? जो क्रेडिट अप्रेजल टीम है वो वायबिलिटी को चेक करती है प्रपोजल को सैंक्शन करने से पहले। बिजनेस मॉडल देखेगी, प्रोजेक्शंस देखेगी, रीपेमेंट कैपेसिटी देखेगी कि क्या हमारे पास एडिक्वेट सिक्योरिटी है भी थी या नहीं थी, उस चीज को देखेगी। ये क्रेडिट अप्रेजल टीम की बात है। दूसरी तरफ क्रेडिट मॉनिटरिंग टीम है जो ऑनगोइंग परफॉर्मेंस को ट्रैक करती है, यानी कि जब लोन डिसबर्स हो गया उसके बाद ये स्टॉक स्टेटमेंट देखेंगे, ये देखेंगे कि क्या जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी, कॉवेनेंट थी, उनके साथ कंप्लाई किया जा रहा है, कोई अर्ली वार्निंग सिग्नल तो नहीं है, उस चीज को देखेंगे। और क्रेडिट ऑडिट टीम जो है वो एक पोस्ट सैंक्शन को परफॉर्म करती है, इंडिपेंडेंट रिव्यू करती है कि इस चीज को इवैल्यूएट करने के लिए कि जो क्रेडिट डिसीजन है क्या वो साउंड था, कंप्लाइंट था, एंड क्या वो पॉलिसी के हिसाब से मैनेज किया भी जा रहा था, ठीक है? तो प्राइमरी फंक्शन जो क्रेडिट ऑडिट टीम का होता है वो देखना होता है कंप्लायंस को, कि क्या जो क्रेडिट पॉलिसीज हैं, रेगुलेटरी क्रेडिट पॉलिसीज हैं या इंटरनल रेगुलेटरी पॉलिसीज हैं, क्या उनके साथ कंप्लाई किया जा रहा है, आरबीआई गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हो, सैंक्शन टर्म्स को फॉलो कर रहे हो। और साथ ही साथ क्रेडिट अप्रेजल में, क्रेडिट मॉनिटरिंग में कोई वीकनेस तो नहीं थी, उनको आइडेंटिफाई करना होता है, उनको पॉइंट आउट करना होता है अगर कोई लैप्सेस है तो। एंड लोन एसेट की क्वालिटी को असेस करना होता है, प्रोविजनिंग देखनी होती है, रिस्क ग्रेडिंग सही हुई है क्या, क्या प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, चार्ज क्रिएशन प्रॉपर हो गया है, एंड ड्यूज को वेरीफाई करते हैं। ये सब चीजें चीजें कौन देखेगा? ये देखते हैं क्रेडिट ऑडिट टीम देखती है। सो ऑप्शन 8 से नेगोशिएटिंग अ रिवाइज रीपेमेंट स्केड्यूल। देखो, नेगोशिएशन का जो फंक्शन होता है वो लाइन फंक्शनरीज का होता है, वो क्रेडिट मॉनिटरिंग से रिलेटेड हो सकता है, रिकवरी डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो सकता है, बट नॉट रिलेटेड टू क्रेडिट ऑडिट टीम। सैंक्शनिंग एंड एडहॉक लिमिट टू हेल्प द बोरोअर। देखो, अगर आप एडहॉक लिमिट सैंक्शन करना चाहते हो वो तो कोर क्रेडिट फंक्शन है, वो ऑडिट फंक्शन नहीं है। ऑप्शन सी, conducting an independent review of the original credit risk assessment and verifying compliance with the bank sanction policies, absolutely correct। यही चीज को करने के लिए तो क्रेडिट ऑडिट टीम होती है। सो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। नाउ आफ्टर दैट इट्स द टाइप्स ऑफ कोलेटरल से रिलेटेड क्वेश्चन है। लेट्स हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। So, question it says a borrower offers a life insurance policy as collateral security for a business loan. The policy is a children deferred policy where the life assured is a borrower's minor child, and the policy has a nomination made under Section 6 of the Married Women's Property Act. Why would a bank typically refuse to accept this पॉलिसी एज सिक्योरिटी? बैंक किस पॉलिसी को सिक्योरिटी के रूप में क्यों नहीं मानेगा? देखो, बोरोर जो है वो चिल्ड्रन डेफर्ड पॉलिसी को ऑफर कर रहा है जहां पर लाइफ एश्योर की गई है एक माइनर चाइल्ड की, बोरोर की नहीं है। बोरोर सिर्फ और सिर्फ प्रपोजर है या फिर कह लो कि प्रीमियम पे कर रहा है। इसका मतलब है कि बोरोर की खुद की लाइफ इंश्योर्ड नहीं है। सो जो डेथ बेनिफिट होगा
वो बेसिकली बोरर के रिस्क की तरफ से अगर होता है तो उसको कवर नहीं करेगा। सो बैंक के पॉइंट से देखें तो सिक्योरिटी काफी वीक है और वो बोरर की रीपेमेंट एबिलिटी के साथ हम लिंक कर ही नहीं सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि जो नॉमिनेशन की गई है वो की गई है सेक्शन 6 ऑफ द मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट, ठीक है, एमडब्ल्यूपी के अंदर की गई है वो, ठीक है। तो वो एक स्टेचुटरी ट्रस्ट क्रिएट कर देता है इन फेवर ऑफ द वाइफ या फिर चिल्ड्रन की फेवर में। एंड एक बार अगर पॉलिसी एंडोर्स कर दी एमडब्ल्यूपी एक्ट के अंदर, तो बेनिफिट जो होते हैं वो एक्सक्लूसिवली होते हैं वाइफ के लिए या चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। तो कोई भी चीज इसमें से इंश्योर नहीं करती क्रेडिटर को, ठीक है, बैंक को भी इंश्योर नहीं करती है। सो डेफिनेटली बैंक जो है इस तरह की पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिकॉज दिस इज नॉन असाइनेबल टू द बैंक, बिकॉज प्रोसीड जो है वो बोरर के एस्टेट को कंप्लीटली बाईपास कर देंगे। सो दिस शुड नॉट बी डन। अब बैंक क्यों रिफ्यूज कर रहा है? बैंक बेसिकली एनफोर्स ही नहीं कर सकता चार्ज को अगर बोरोर डिफॉल्ट कर देगा। मैच्योरिटी के ऊपर या क्लेम के ऊपर जो प्रोसीड्स हैं लीगली किसको बिलोंग करेंगे? बेनिफिशियरी को बिलोंग करेंगे, क्योंकि वो एमडब्ल्यूपी एक्ट ट्रस्ट के ऊपर है, बैंक के ऊपर नहीं है। सो पॉलिसी जो है वो बैंक के लिए सिक्योरिटी के रूप में इन एलिजिबल है, बिकॉज द पॉलिसी हैज अ नॉमिनेशन। ऐसा नहीं है कि पॉलिसी की नॉमिनेशन, रेगुलर नॉमिनेशन जो है वो चेंज की जा सकती है, कैंसिल की जा सकती है, लेकिन ये स्पेसिफिक आपकी नॉमिनेशन है, सो दिस कैन नॉट बी डन, राइट। एंड बिकॉज बैंक्स ओनली लेंड अगेंस्ट द सरेंडर वैल्यू एंड दिस स्पेसिफिक टाइप ऑफ पॉलिसीज हैव नो सरेंडर वैल्यू अंटिल द मैच्योरिटी। देखो बैंक जो है वो सरेंडर वैल्यू के अगेंस्ट लेंड करते हैं, लेकिन जो प्राइमरी रीजन रहेगा रिजेक्शन का वो लीगल नेचर ऑफ द पॉलिसी है, जस्ट वैल्यू नहीं है। ऑप्शन सी सेज that the because of the policy is on the life of a minor, definitely वो statutory and has a statutory trust created in favor of the wife and children, तो वो unacceptable security है। absolutely correct, this is the major reason। ये सबसे बड़ा लीगल रीजन है कि पॉलिसी को रिजेक्ट किया जा रहा है, ठीक है जी। नाउ आफ्टर दैट लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इट सेज अ कंपनी हैज अवेल्ड अ वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी। तो एक कंपनी है जिन्होंने एक वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी अवेल करी है बैंक से अंडर अ हाइपोथिकेशन अग्रीमेंट, वेयर द चार्ज इज ऑन द स्टॉक ऑफ द गुड्स लोकेटेड इन इट्स वेयर हाउस। द कंपनीज फाइनेंशियल कंडीशन डिटेरेट्स एंड इट डिफॉल्ट्स ऑन द लोन, राइट। तो कंपनी ने अवेल किया वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी को बैंक से हाइपोथिकेशन अग्रीमेंट के अंदर, जहां पर चार्ज जो है वो गुड्स के ऊपर क्रिएट किया गया जो उसके वेयर हाउस में है। कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो चुकी है और वो लोन में डिफॉल्ट कर देती है। द हाइपोथिकेशन अग्रीमेंट इंक्लूड्स अ कॉवेनेंट अलाउइंग द बैंक टू टेक पोजेशन ऑफ द गुड्स अपॉन डिफॉल्ट। तो उसमें एक कंडीशन है, कॉवेनेंट है कि भाई अगर डिफॉल्ट करती है कंपनी तो बैंक जो है पोजेशन ले लेगा। एंड व्हाट हैपेंस टू द nature of the bank's charge once it exercises its right and takes actual possession of the goods, तो उसका क्या रोल रहेगा? देखो हाइपोथिकेशन जो है वो कवर किया गया अंडर द सरफेसी एक्ट, एंड इसको इम्प्लाइड प्लेज भी कहा जाता है। इम्प्लाइड प्लेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हाइपोथिकेशन किया जाता है तो पोजेशन जो होता है वो होता है बोरोर के पास, राइट। तो एक फ्लोटिंग चार्ज बैंक क्रिएट करता है, लेकिन अगर डिफॉल्ट हो गया तो ये चीज अलाउ होती है कि बैंक जो है पोजेशन ले सकता है गुड्स का। अब लीगल इफेक्ट ये होगा कि जब बैंक ने एक बार पोजेशन ले लिया है हाइपोथिकेशन का तो वो चार्ज चेंज हो जाएगा, यानी कि हाइपोथिकेशन का चार्ज कन्वर्ट हो जाएगा प्लेज में, राइट। बिकॉज प्लेज के केस में पोजेशन जो होता है वो लेंडर के पास होता है, प्लेजी के पास होता है, बैंक के पास होता है। तो हाइपोथिकेशन का चार्ज बेसिकली हाइपोथिकेशन तब है जब जो चार्ज है वो विदाउट पोजेशन है, एंड जब पोजेशन आ गया तो वो प्लेज में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज अ सीन, राइट। ऑप्शन देखते हैं। द चार्ज मीन्स एज हाइपोथिकेशन, नॉट द केस। द चार्ज इज ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू लीगल मॉर्टगेज, नॉट द केस। The charge becomes transformed into pledge as the essential condition of a pledge is now fulfilled, absolutely correct, बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। तो यहां पर जो ऑप्शन सी है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ आफ्टर दैट, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। It says a bank is assessing its exposure to a large corporate group. एक बैंक जो assess कर रहा है अपना exposure एक large corporate group को. The group consists of a parent company and several subsidiaries. The bank has also a significant credit line to a NBFC that is not part of corporate group. What are the separate exposure limits that the bank must adhere to for the group of connected enterprises, counterparties, and the single NBFC respectively as a percentage of its available एलिजिबल कैपिटल बेस? तो कितना मैक्सिमम लोन दे सकता है
क्या एक्सपोजर लिमिट रहती है उसके बारे में हमने बताना है। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट, तो दो चीजें यहाँ पर, एक तो कॉर्पोरेट ग्रुप है जहां पर कनेक्टेड काउंटर पार्टीज है, और एक सिंगल एनबीएफसी है जो उस ग्रुप का पार्ट नहीं है। सो इफ वी टॉक अबाउट द लिमिट्स टू अ ग्रुप ऑफ कनेक्टेड काउंटर पार्टीज, तो आरबीआई का एलईएफ है। क्या है आरबीआई का? लेट मी राइट ओवर हियर, इट इज आरबीआई's आरबीआई's लार्ज एक्सपोजर्स फ्रेमवर्क, राइट। सो एक बैंक का एग्रीगेट एक्सपोजर होता है सभी एंटिटीज के ऊपर विद इन अ कनेक्टेड ग्रुप, ठीक है, जो कि 25% से ज्यादा नहीं चाहिए, यानी कि बैंक की जितनी भी एलिजिबल कैपिटल है उससे 25% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एज पर द एलईएफ, दिस इज द रूल, ठीक है। मैक्सिमम 25% ऑफ द एलिजिबल कैपिटल, जो टीयर 1 कैपिटल हम गो थ्रू करते हैं उसके अकॉर्डिंग होता है ये, राइट। 25% का मैक्सिमम होता है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड अगर हम सिंगल एनबीएफसी के ऊपर एक्सपोजर की बात करते हैं, तो आरबीआई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो बैंक का एक्सपोजर है सिंगल एनबीएफसी के ऊपर, जिसमें लैंडिंग, इन्वेस्टमेंट, जिसमें ऑफ बैलेंस शीट आइटम सब चीजें शामिल होती हैं, उसे रखा गया 10% ऑफ कैपिटल फंड्स। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एनबीएफसी, तो वो कितना 10% है, दैट इज एक्चुअली 10%, उसे रखा गया है 10% का। एंड फर्दर ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम एक्सटेंड हो सकता है ये 15% के ऊपर। अगर एडिशनल एक्सपोजर आपने देना है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, तो उसे 15% का हम कर सकते हैं, देन इट कैन बी अप टू 15%, राइट। लेकिन अभी गाइडलाइंस हो गई हुई हैं अपडेट, तो अपडेटेड गाइडलाइंस को याद रखना जरूरी है। एंड लेटेस्ट जो मास्टर सर्कुलर आया था अप्रैल 2025 में, उसके हिसाब से जो बैंक एक्सपोजर है सिंगल एनबीएफसी के ऊपर, जिसमें गोल्ड लोन कंपनी शामिल नहीं है, दैट इज एक्चुअली रिस्ट्रिक्टेड टू 20%। ये 20% हो चुका है फॉर द सिंगल एनबीएफसी, राइट। सो आंसर उसके अकॉर्डिंग ही हम मार्क करेंगे। सो आंसर विल बी व्हाट? 25% फॉर द group and 20% for the single NBFC. So option B will be the correct answer. Now let's move toward the question number 6, which is related to the types of collaterals. So bank grants a loan against document of title to goods, specifically a warehouse receipt. The borrower pledges this receipt with the bank. It is later discovered that the person who originally deposited the goods and obtained the warehouse receipt had a defective title to them. What is the legal standing of the bank's title to the goods as a transferee of the particular document? So what will be the position of the bank? See, सबसे पहले हम नेचर को समझते हैं वेयरहाउस रिसीट की। तो वेयरहाउस रिसीट एक डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स है अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर। सो ये रिसीट अलाउ करती है कि ऑनरशिप जो होती है गुड्स की उसको ट्रांसफर कर सकते हैं सिर्फ एंडोर्समेंट के साथ या फिर डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स के साथ, ये चीज होती है, ठीक है। अब बोरर का प्लेज का चार्ज क्रिएट किया गया, बोरर ने प्लेज कर दिया वेरियस ऑफ रिसीट को बैंक के साथ। अब ऐसा करते हुए बैंक के पास अधिकार आ गया प्लेजी ऑफ गुड्स के रूप में एंड फर्दर जो रिप्रेजेंट हुआ बाय द डॉक्यूमेंट्स, यानी कि ये प्लेज का चार्ज क्रिएट हो गया, वैलिड प्लेज का चार्ज। अब प्रॉब्लम ये है कि डिफेक्टिव टाइटल था ओरिजिनल डिपॉजिटर का। अब अगर जो डिपॉजिटर ऑफ गुड्स था उसके पास कोई वैलिड ओनरशिप थी ही नहीं कि गुड्स जो थी चोरी की थी या कुछ था, ठीक है, उसके केस में वेरस रिसीट जो उसने ऑब्टेन की है वो बेसिकली जेन्युइन ओनरशिप राइट उसको नहीं देती एंड डेफिनेटली वो उसके साथ एक बेटर टाइटल आगे नहीं दे सकता। सो जनरल रूल कहता है अंडर द नेमो डेट क्वेड नॉन हैबिट डेट कोई भी पर्सन जो है नो वन कैन गिव व्हाट ही डज नॉट हैव, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। मैंने यहां पर वर्ड का यूज किया दैट इज नेमो डेट क्वेड नॉन हैबिट, यानी कि जो आपके पास है ही नहीं, राइट, नो वन कैन गिव व्हाट ही डज नॉट हैव, यानी कि जो आपके पास चार्ज था ही नहीं वो आप आगे कैसे दे सकते हो। एग्जाम्पल इसको यहां पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। So here we are having the original depositor. Here we are having the person जिसके पास रिसीट है and here we are having the bank, right? अब यहां पर था ओरिजिनल डिपॉजिटर जिसके पास ये स्टोलन गुड्स थी और इसने ये स्टोलन गुड्स को रख दिया एक वेयर हाउस में, इसने वेयर हाउस में इन स्टोलन गुड्स को रख दिया हुआ है, ये केस यहां पर है। अब ये मिल गई है आगे पर्सन ए को जो कि यहां पर बोरोर है और यहां पर है बैंक, ठीक है। ये वेयरहाउस रिसीट यहां पर इसके पास थी और इसने वेयरहाउस रिसीट इसको दे दी, इसने बैंक के पास प्लेज का चार्ज क्रिएट करवा दिया एंड नाउ द बैंक इज इन द पोजीशन ऑफ द प्लेजी, राइट। लेकिन अब इसका टाइटल जो था वो डिफॉल्टेड है, ये बेसिकली डिफेक्टिव टाइटल है।
राइट? सो बैंक एज ट्रांसफरी ऑफ द डिफेक्टिव टाइटल, बैंक के पास वैलिड ओनरशिप ऑफ गुड्स नहीं आई। इवन दो बैंक ने गुड फेथ में एक्ट किया है, लेकिन अभी भी बैंक के पास राइट्स नहीं है जो कि ट्रू ओनर के राइट से ज्यादा हो। अब इसका ट्रू ओनर तो कोई है, लेट्स से ट्रू ओनर इज दिस पर्सन, पर्सन सी जो है वो ओनर है, एक्चुअल पर्सन है, ट्रू ओनर है वो यहाँ पर, राइट? तो उसके पास जो राइट है वो डेफिनेटली सुपीरियर राइट्स अवेलेबल रहेंगे। सो ट्रू ओनर जो है वो गुड्स को वापस ले सकता है एंड बैंक का जो चार्ज होगा वो फेल हो जाएगा, राइट? दैट इज अ केस। तो ऑप्शंस को देखते हैं। द बैंक एक्वायर्स अ परफेक्ट एंड बेटर टाइटल टू द गुड्स बिकॉज इट इज अ बोनाफाइड प्लेजी फॉर वैल्यू। ये कॉमन मिसकंसेप्शन है, ठीक है? देखो, ट्रू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल गुड्स जो होते हैं वो बेसिकली बेटर टाइटल ऑफर नहीं करते हैं आगे, तो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन बी, द बैंक्स टाइटल इज प्रोटेक्टेड ओनली इफ द वेयरहाउस रिसीट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो अगर बैंक का टाइटल सिर्फ तभी प्रोटेक्टेड रहेगा अगर वेयरहाउस रिसीट जो है वो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। देखो, ट्रांसफरेबिलिटी एक फीचर होती है, ठीक है, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होते। जैसे चेक या प्रोमिसरी नोट होते हैं वैसे नहीं होते हैं, जो होल्डर को या होल्डर इन ड्यू कोर्स को एक बेटर टाइटल देते हैं। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के केस में तो एक बेटर टाइटल मिल जाता है, लेकिन वेयरहाउस रिसीट ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन एक बेटर टाइटल होल्डर इन ड्यू कोर्स को नहीं देता। बैंक यहाँ पर देखे तो एक होल्डर इन ड्यू कोर्स की तरह, अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के पॉइंट से सोचे, लेकिन वो चीज यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होती है। Third, it says the bank will not get a better title, right, for the transfer, and definitely, therefore, the bank's claim is also subject to the defective title. Absolutely true. बिल्कुल सही है। So option C is the correct answer. ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है जी। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 7। A borrower creates a charge on his book debts in favor of the bank। एक बोरर जो है वो चार्ज क्रिएट कर देता है अपनी बुक डेट्स के ऊपर इन फेवर ऑफ द बैंक। द अग्रीमेंट इज इन राइटिंग एंड साइंड बट द बैंक निग्लेक्ट्स टू सर्व अ फॉर्मल नोटिस टू द बोरोर्स डेप्टर। लेकिन फॉर्मल नोटिस नहीं देता। द डेटर्स डू नॉट प्रोवाइड अ कंफर्मेशन ऑफ द बैलेंस इन लीगल टर्म्स, हाउ वुड दिस असाइनमेंट बी क्लासिफाइड एंड व्हाट इज अ प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक? उसके बारे में बताना है। देखो, असाइनमेंट ऑफ डेब्ट्स का सिंपल सा रूल जो होता है, डेट्स डिफाइंड अंडर सेक्शन 130, ठीक है, कि एक्शनेबल क्लेम जो होते हैं लाइक बुक डेब्ट्स हैं उनको असाइन किया जा सकता है एक रिटन इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो कि ट्रांसफर के द्वारा साइंड होएगा। अब लीगल बनाने के लिए असाइनमेंट को नोटिस जो होता है डेप्टर को देना जरूरी होता है, सो कि वो पैसा डायरेक्टली असाइनी को पे करे। सो हियर इज द सिनेरियो। यहां पर है बोरर, हियर वी आर हैविंग द बोरर, हियर वी आर हैविंग द लेंडर दैट इज अ बैंक इज हियर, एंड फर्दर यहां पर हमारे पास है लेट्स से डेटर, ठीक है। अब ये जो है ये बेसिकली बोरोर है जिसने पैसे लेने हैं, एंड ये बोरोर का डेटर है जिसने पैसे जो देने थे वो बोरोर को देने थे। बोरोर ने इनके असाइनमेंट का चार्ज क्रिएट कर दिया है इन फेवर ऑफ द बैंक, लेकिन बैंक ने आगे इनको नोटिस जो है वो नहीं दिया, ना ही इनसे बैलेंस कंफर्म किया। अब उसके केस में अगर डेटर पे करेगा तो वो तो डायरेक्टली बोरोर को पे कर देगा एंड बैंक को तो पे करेगा नहीं वो, तो वो चीज यहाँ पर खराब हो जाती है। अगर नोटिस नहीं दिया गया, असाइनमेंट तो अभी भी वैलिड रहेगी असाइनर एंड असाइने के बीच में। अब यहाँ पर असाइनर पर्सन कौन है? असाइनर है ये पर्सन, राइट, एंड बैंक जो है वो है असाइनी, दैट इज द असाइनी, ठीक है। अब इनके बीच में तो वैलिड रहेगी, लेकिन इन पर्सन के ऊपर बाइंडिंग नहीं रहेगी, नॉट अ बाइंडिंग ऑन द डेटर इन दैट सिनेरियो, ठीक है जी। विच इज क्लियर होगी है। तो एग्रीमेंट तो राइटिंग में है, साइंड है, बिल्कुल सही है, असाइनमेंट एग्जिस्ट करती है, लेकिन बैंक ने नोटिस सर्व नहीं किया, तो डेटर ने बैलेंस कंफर्म नहीं किया, तो वो वैलिडली अभी भी किसको पे कर सकते हैं? बोरोर को पे कर सकते हैं, एंड ऐसी पेमेंट जो है वो डेफिनेटली डिस्चार्ज करेगी लाइबिलिटी को उनके, ठीक है, उनकी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज करेगी। एंड ऐसी असाइनमेंट को हम क्या कहते हैं? वी से सच काइंड ऑफ असाइनमेंट टू बी अ इक्विटेबल असाइनमेंट। क्या कहते हैं? इक्विटेबल असाइनमेंट होती है विच इज अ बाइंडिंग बिटवीन दीज टू पर्सन, यानी कि इन दोनों पर्सन के बीच में तो बाइंडिंग है, लेकिन ये पर्सन बाउंड नहीं है कि ये पे करेगा, एनफोर्सेबल नहीं है अगेंस्ट द डेटर्स अंटिल उनको नोटिस दिया जाएगा। तो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगा कि जो असाइनी है बैंक है उसको एब्सोल्यूट राइट नहीं मिलता रिकवरी का, कि वो डेटर से रिकवरी करें पाएंगे जब तक वो नोटिस नहीं देते। डेटर्स गुड फेथ में वो बोरो को पे कर सकते हैं एंड वो
जो पेमेंट की जाएंगी डेटर्स के द्वारा उनको वैलिड डिस्चार्ज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है जी। ऑप्शंस देखते हैं। इट इज अ लीगल असाइनमेंट, तो क्या है, एक लीगल असाइनमेंट है? नो, दिस इज अ केस ऑफ द इक्विटेबल असाइनमेंट। लीगल असाइनमेंट के केस में क्या होता है, असाइनर इन्फॉर्म करता है डेटर को राइटिंग में। ठीक है, तो ये तो केस नहीं है। इफ वी टॉक अबाउट वॉइड असाइनमेंट, तो वॉइड असाइनमेंट बेसिकली क्या होती है, असाइनमेंट इज नॉट वॉइड बिटवीन द असाइनर एंड असाइनी। ठीक है, वो तो वैलिड, अगर वैलिड ना हो तो उसको वॉइड असाइनमेंट कहते हैं, तो ये भी सही नहीं है। सो दिस इज द केस ऑफ द equitable assignment. This is a case of the equitable assignment, as I told you. So that is a correct answer. ठीक है जी। So the question number 8, it says that the commercial bank calculates its MCLR, marginal cost of fund based lending rate. Which of the following elements would be included as a component in the MCLR calculation but would not be component of the older base rate calculation methodology? लेकिन पुरानी जो मेथोडोलॉजी है उसका पार्ट नहीं बनेगा, उसके बारे में वी नीड टू आंसर, राइट। सो अगर हम बेस रेट मेथोडोलॉजी की काम करते हैं तो बेस रेट जो होता था, मैं यहां पर लिख देता हूं, जो प्रीवियसली बेस रेट का हम इस्तेमाल करते थे वो इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता था। डेट वाज बेसिकली रिलेटेड टू, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते थे। वन, इट वाज रिलेटेड टू द कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स। एक तो उसमें कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स शामिल थे, राइट, जब एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड्स होते थे। देन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते थे, राइट, एंड मिनिमम रिटर्न ऑन नेटवर्थ होती थी। द थर्ड कंपोनेंट वाज मिनिमम रिटर्न ऑन नेटवर्थ एंड फॉर द नेगेटिव कैरी ऑन CRR SLR। जो नेगेटिव कैरी है CRR के ऊपर वो कवर होता था। ठीक है, एंड इफ वी टॉक अबाउट द MCLR, मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट की बात करें, जो कि अप्रैल 2016 से लागू हुआ, राइट, इसमें भी वी आर हैविंग द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स। वी हैड द मार्जिनल cost of funds. Further, we are having the negative carry of CRR because CRR के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट अर्निंग नहीं होती है। फर्दर ऑपरेटिंग कॉस्ट्स वो भी इसमें शामिल है, एंड फर्दर टेनर प्रीमियम, राइट। ये कंपोनेंट्स है किसके, MCLR के। नाउ इफ वी लुक एट द की डिफरेंस, तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स कंपोनेंट जो है, राइट, पहले क्या होता था, एवरेज कॉस्ट होता था, वो यूनिक है MCLR में एंड वो बेस रेट का पार्ट नहीं है। सो MCLR इज बेसिकली बेस्ड ऑन द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स, और बेस रेट जो है वो एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड्स के ऊपर बेस्ड है, राइट, दैट्स द डिफरेंस। सो लेट्स हैव अ लुक एट द फैक्ट। द नेगेटिव कैरी ऑन अकाउंट ऑफ CRR दोनों में प्रेजेंट है, दैट इज नॉट द राइट आंसर। A premium to account for loan commitments having the long tenor, देखो MCLR स्ट्रक्चर एक्सप्लिसिटली उसमें एक टेनर प्रीमियम होता है जो कि बेस रेट के केस में नहीं है। बेस रेट जो था वो सिंगल रेट होता था फॉर द बैंक, एंड जो टेनर प्रीमियम्स होते थे वो स्प्रेड के ऊपर ऐड किए रहते थे, एडेड ऑन द टॉप, राइट, एंड वो बेंचमार्क का पार्ट नहीं माने जाते थे। MCLR फ्रेमवर्क में बेसिकली मल्टीपल बेंचमार्क रेट्स आपको पब्लिश करने पड़ते हैं अलग अलग टेनर के लिए, लाइक फॉर ओवरनाइट, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स, 1 ईयर, राइट, एंड इवन फॉर द लॉन्गर टेनर, राइट, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो टेनर प्रीमियम जो है एक्चुअल में डायरेक्टली ऐड हो जाता है बेंचमार्क रेट में। ठीक है, सो ऑप्शन बी जो है दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगर हम ऑप्शन सी की बात करें, दैट्स रिलेटेड टू द बैंक्स अनएलोकेटेबल ओवरहेड कॉस्ट्स, तो जो अनएलोकेटेबल ओवरहेड कॉस्ट है वो कंपोनेंट किसका है, बेस रेट कैलकुलेशन का कंपोनेंट है। ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो MCLR का कंपोनेंट है, राइट, एंड इफ वी टॉक अबाउट द ऑप्शन डी, दैट इज द एवरेज रिटर्न ऑन द नेटवर्थ, राइट, तो एवरेज रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है वो बेस रेट का कंपोनेंट है, एंड जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो MCLR का कंपोनेंट भी है अंडर द कॉस्ट ऑफ फंड्स के अंडर, राइट। सो दैट्स नॉट इवन द करेक्ट, सो वो दोनों ऑप्शन सी एंड डी भी करेक्ट नहीं है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। Now, after that, it's related to the question number 9. Question number 9 it is. It says a loan is granted to one of the partners of partnership firm against a fixed deposit held in the name of the firm itself. According to the guidelines on advances against term deposits, how should the bank classify this loan and what interest rate should be charged? And कौन सा interest rate charge होगा उसके बारे में we need to answer.
अब देखो नेचर ऑफ डिपॉजिट की बात करें तो फिक्स डिपॉजिट है, पार्टनरशिप फर्म के नाम में ये डिपॉजिट अवेलेबल है। एंड लोन जो है वो एक इंडिविजुअल पार्टनर को दिया जा रहा है, फर्म को नहीं दिया जा रहा। लोन इज ग्रांटेड टू वन ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स को दिया जा रहा है, राइट। तो ये एक मिसमैच क्रिएट हो गया, यानी कि बोरोअर जो है वो पार्टनर है, डिपॉजिटर जो है फर्म है, वो सेम लीगल एंटिटी तो है नहीं है। तो अगर हम आरबीआई की या आईबीआई की गाइडलाइन की बात करें तो एडवांसेस अगर दिए जाते हैं टर्म डिपॉजिट के अगेंस्ट, तो नॉर्मली वो डिपॉजिटर को दिए जाते हैं, यानी कि जिसके नाम पे डिपॉजिट होता है। अगर एडवांस किसी थर्ड पार्टी को दिया जा रहा है जो कि डिपॉजिटर से अलग है, तो उसको लोन अगेंस्ट थर्ड पार्टी डिपॉजिट काउंट किया जाएगा। और इस तरह के केसेस में जो कंसेंट होता है वो सभी डिपॉजिट होल्डर से चाहिए, फर्म से यहां पर आपको डेफिनेटली कंसेंट चाहिए थ्रू द ऑथराइज्ड सिग्नेटरी, वो मैंडेटरी रहेगा। लेकिन क्लासिफिकेशन चेंजेस माने जाएंगे कि उसको एक एडवांस अगेंस्ट ऑन डिपॉजिट नहीं माना जाएगा, उसको एक रेगुलर सिक्योर्ड लोन क्रेडिट किया जाएगा, जहां पर एफडी आपके पास एक कोलेटरल के रूप में अवेलेबल है। अगर इंटरेस्ट रेट ट्रीटमेंट की बात करें, यानी कि अगर तो एक जेन्युइन लोन अगेंस्ट डिपॉजिट है, तो उसके केस में बैंक जो है कंसेशनल रेट ऑफर करता है, लाइक डिपॉजिट का जो रेट चल रहा है उसके ऊपर जो स्प्रेड होगा वो चार्ज करता है। लेकिन इस केस में बोरोर जो है वो डिपॉजिटर नहीं है, तो लोन कंसेशनल डिपॉजिट लिंक रेट के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा। यहां पर बैंक जो है एक नॉर्मल लेंडिंग रेट चार्ज करेगा, जो सिक्योर्ड लोन्स के ऊपर चार्ज करता है उस हिसाब से, राइट। दैट्स द डिफरेंस। सो इट शुड बी ट्रीटेड एज अ लोन to the firm itself. Loan to the firm तो नहीं है, so option A is not correct. It should be classified as a third party loan and the interest should be charged at the normal commercial rate applicable to such loan. Absolutely correct. बिल्कुल सही है, ठीक है जी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, which is related to the types of charges. A property was mortgaged in the year 2000. तो एक प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया गया था सन 2000 में, and the mortgage debt becomes due for repayment in 2005. Mortgager has still not repaid the debt. Mortgager ने अभी भी डेप्ट को पे नहीं किया। Simultaneously, the mortgagee यानी कि lender has not yet initiated any legal action. Considering the statutory limitation periods, what is the current status of the mortgager's right of redemption? Mortgager के right of redemption का क्या हाल चाल है और mortgagee के right of foreclosure का क्या हाल चाल है? Assuming its mortgage was where foreclosure is applicable. हम mortgage को consider कर रहे हैं जहां पर foreclosure available है, उस चीज को consider करते हुए we are to consider कि right of redemption का क्या होगा या फिर right of foreclosure का क्या होगा, उसके बारे में we need to tell. See, I already told you in the first video that कि right of redemption जो होता है वो बोरोअर का राइट होता है, यानी कि मॉर्टगेजर का राइट होता है। सेक्शन 60 जो है ना टीपीए का, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, वो मॉर्टगेजर को एक अधिकार देता है प्रॉपर्टी को रिडीम करवाने का। और लिमिटेशन एक्ट के अंदर मॉर्टगेजर के पास 30 साल का टाइम होता है। मैंने आपको बताया था राइट ऑफ मॉर्टगेजर यानी कि राइट ऑफ रिडेम्पशन एज वेल एज द राइट ऑफ फोरक्लोजर, दोनों के केस में जो लिमिटेशन है वो 30 साल का अवेलेबल होता है। एंड ये 30 ईयर्स का अवेलेबल होता है जब से मॉर्टगेज मनी बिकम ड्यू, तब से होएगा, 30 साल काउंट होएगा, राइट। अब इस केस में मॉर्टगेज डेट ड्यू हुआ था 2005 में, तो रिडेम्पशन का राइट अवेलेबल रहेगा 2035 तक, ठीक है। अभी तो 2025 है, तो राइट ऑफ रिडेम्पशन अभी भी उनका एक्टिव है, यानी कि अगर वो पैसा पे करते तो डेफिनेटली प्रॉपर्टी को रिडीम कर सकते हैं। एंड इफ वी टॉक अबाउट द राइट ऑफ फोरक्लोजर, तो मैंने आपको ये भी बताया था लास्ट वीडियो में कि राइट ऑफ फोरक्लोजर या फिर राइट ऑफ रिडेम्पशन, दोनों में से एक ही राइट एनफोर्स हो सकता है। ऐसा नहीं है कि दोनों राइट्स इकट्ठे एनफोर्स हो जाएंगे, यानी कि अगर लेंडर ने राइट ऑफ फोरक्लोजर को एनफोर्स करवा दिया कोर्ट के पास जाकर के, तो फिर राइट ऑफ रिडेम्पशन का कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो मॉर्टगेजी के लिए यानी कि लेंडर के लिए, जहां पर खास करके उस तरह की मॉर्गेज में जहां पर फोरक्लोजर एप्लीकेबल होता है, यानी मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल के केस में एप्लीकेबल होता है, तो मॉर्टगेजी के पास अधिकार है कि वो कोर्ट के पास अप्लाई करेंगे एंड फर्दर फोरक्लोज करवा सकते हैं। एंड ये पीरियड तब से काउंट होगा जब से आपकी मनी ड्यू हुई है, तो इस केस में भी सेम बनता है, 2035 तक कर सकते हो, अभी तो 2025 है, तो राइट ऑफ फोरक्लोजर अभी भी जिंदा है, राइट। तो ये सिनेरियो है। अभी ऑप्शंस को देखते हैं। Both the right of redemption and right of foreclosure have expired as the limitation is 12 years. No. देखो मॉर्गेज की जो लिमिटेशन होती है वो 12 साल की होती है, बट रिलेटेड टू राइट ऑफ फोरक्लोजर, रिलेटेड टू राइट ऑफ रिडेम्पशन, द
limitation period is 30 years, right? So option A is not correct. Option B, the mortgage's right of redemption is still valid, but the mortgage's right of foreclosure is expired. This is also not correct. Both the right of redemption and right of foreclosure are still legally valid and can be exercised. Absolutely correct है, because क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो लिमिटेशन होती है, लिमिटेशन इज 30 years इन बोथ द सिनेरियोस। दोनों केसेस में लिमिटेशन जो है वो 30 साल की होती है। ठीक है जी। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि राइट ऑफ फोरक्लोजर, राइट ऑफ रिडेम्पशन, दोनों के केस में जो लिमिटेशन होती है वो 30 years की होती है, और मॉर्गेज के केस में दिस इज फॉर 12 years, राइट? नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज रिलेटेड टू ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ द लोन अकाउंट। A meritorious student from a rural area secures admission to a prestigious engineering college. His parents have limited means. He applies for an educational loan of rupees 7 lakh to cover his tuition and hostel fees. What would be typical security requirement for this loan as per the model loan scheme guidelines? तो मॉडल लोन स्कीम गाइडलाइंस के हिसाब से क्या सिक्योरिटी रहेगी? देखो, इफ वी टॉक अबाउट द सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट स्ट्रक्चर ना, तो 4 लाख रुपए तक के लोन के लिए कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी रिक्वायर्ड नहीं होती है। सिर्फ पेरेंट्स को ज्वाइंट बोरोर बनाया जाता है, को बोरोर एप्लीकेशन होती है, दैट इज इट। एंड इफ वी टॉक अबाउट द लोन्स बिटवीन रुपीज 4 लाख टू 7.5 लाख, ठीक है, तो कोई टेंजिबल कोलेटरल रिक्वायर्ड नहीं होती है। पेरेंट्स को कोबोरोर बनाया जाता है, और साथ में जो थर्ड पार्टी सूटेबल गारंटी होती है उसको इंसिस्ट किया जा सकता है। एंड अगर लोन अमाउंट 7.5 लाख रुपए से ज्यादा हो, उसके केस में टेंजिबल कोलेटरल सिक्योरिटी चाहिए रहती है, और साथ में डेफिनेटली जो फ्यूचर इनकम है स्टूडेंट की उसको तो असाइन किया ही जाएगा, राइट? अब इस सिनेरियो की बात करें तो कोई भी टेंजिबल सिक्योरिटी रिक्वायर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि लोन का अमाउंट जो चाहिए वो यहां पर रिक्वायर्ड है 7 लाख रुपए का। तो डेफिनेटली ये उस ब्रैकेट में नहीं आता है। पेरेंट्स जस्ट कोबोरो बन जाएंगे, साथ में एक थर्ड पार्टी सुटेबल गारंटी लग जाएगी किसी रिलेटिव की, फ्रेंड की, जो बैंक को एक्सेप्टेबल है। दैट वुड बी द केस, ठीक है। सो नो सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड, दैट्स अप टू रुपीज 4 लाख। ये हो गया गलत। थर्ड पार्टी गारंटी कैन मस्ट बी ऑब्टेन्ड बट नो कोलेटरल सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ऑप्शन बी जो है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, right? It says a bank wishes to extend finance to the employees of a large corporation. तो एक बैंक है, वो बड़े एक कॉरपोरेशन के एम्प्लॉयज को फाइनेंस देना चाहता है ताकि वो अपनी खुद की कंपनी के शेयर्स को परचेज कर पाए अंडर द ईसोप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के अंदर। द परचेज प्राइस ऑफ द शेयर्स फॉर ईच एम्प्लॉय इज रुपीज 50,000। व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट द बैंक कैन एक्सटेंड टू अ इंडिविजुअल एम्प्लॉय for this particular purpose, and how is this lending classified, और इस lending को किस तरह से classify किया जाएगा? Now, if we look at the Reserve Bank of India norms, तो Reserve Bank of India allow करता है बैंक्स को कि वो इंडिविजुअल्स को लोन दे सकते हैं ताकि वो ईसॉप यानी कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान को सब्सक्राइब कर पाए, लेकिन लेंडिंग के बारे में कुछ एक रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं पर इंडिविजुअल को लेकर के। एंड ये जो प्रिस्क्राइब्ड सीलिंग है पर इंडिविजुअल, दिस इज अप टू रुपीज 20 लाख। पहले 10 लाख की होती थी, 2018 में इसको लिमिट को इनहांस कर दिया गया था, ईसॉप से रिलेटेड यहां पर कर दिया गया 20 लाख रुपए। एंड इफ वी टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन, तो इनको एडवांस अगेंस्ट शेयर्स कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली दीज आर क्लासिफाइड एज एडवांसेस टू इंडिविजुअल्स फॉर सब्सक्राइबिंग द आईपीओ और ईसॉप्स। बैंक के एक्सपोजर कैपिटल मार्केट की कैटेगरी में इस तरह से डाला जाएगा। अब शेयर परचेज प्राइस जो है पर इंप्लॉय 50,000 रुपए का है। आरबीआई की सीलिंग डेफिनेटली बहुत ज्यादा है, 20 लाख रुपए की है, तो डेफिनेटली बैंक लोन एक्सटेंड कर सकता है, नो इश्यूज इन दैट, राइट? तो रुपीज 50,000 एंड इट इज नॉट कंसीडर्ड एज एन एक्सपोजर टू द कैपिटल मार्केट। तो डेफिनेटली कैपिटल मार्केट का एक्सपोजर तो ये है ही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपोजर होता है, उसको काउंट किया जाता है। ऑप्शन बी इट सेज कि जो लोन दिया जाएगा वो 45,000 का दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि 100% फाइनेंसिंग नहीं होती है, बैंक मार्जिन मेंटेन करता है 10% का। तो 50 आप 1000 में से 10% का जो मार्जिन है वो मेंटेन करेंगे, यानी कि 45,000 का लोन दिया जाएगा एंड उसे कैपिटल मार्केट एक्सपोजर काउंट किया जाएगा।
ओवरऑल लिमिट जो है वो 20 लाख की होती है एंड डेफिनेटली दैट कैन बी डन। सो इट इज द ऑप्शन बी हियर, नॉट द ऑप्शन ए, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये नहीं कि लिमिट से कम है तो पूरा का पूरा लोन सैंक्शन कर सकते हैं। बैंक 10% का जो मार्जिन है वो तो फिर भी मेंटेन करेगा ही करेगा। क्लियर है चीज? नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। अ बोरोर हैज 3 सेपरेट ओवरड्यू डेब्ट्स। तो बोरोर है, उनके 3 सेपरेट ओवरड्यू डेब्ट हैं, डेब्ट एक्स वाई जेड विद अ बैंक, ऑल ऑफ इक्वल स्टैंडिंग, सभी इक्वल हैं एंड हैव बिकम ड्यू ऑन द सेम डे के ऊपर ड्यू भी हो गए हैं। द बोरोर मेक्स अ पार्शियल पेमेंट विदाउट स्पेसिफाइंग विच डेब्ट इट शुड बी अप्लाइड टू एंड बैंक आल्सो फेल्स टू अप्रोप्रिएट द पेमेंट टू स्पेसिफिक डेब्ट एट द टाइम ऑफ द रिसीट। हाउ मस्ट हाउ मस्ट दिस पेमेंट भी लीगली अप्लाई? तो ये पेमेंट किस तरह से लीगली अप्लाई होगी? देखो, अगर तो बोरोअर स्पेसिफाई करेगा कि पेमेंट कहां पे जानी है तो उसी हिसाब से पेमेंट होनी चाहिए। अगर डेप्टर साइलेंट है, यानी कि बोरोअर साइलेंट है, उसने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन क्रेडिटर उसको अप्रोप्रिएट कर दे तो पेमेंट क्रेडिटर की चॉइस के हिसाब से अप्रोप्रिएट की जाएगी। ठीक है, लेकिन क्रेडिटर को डिक्लेयर करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ द रिसीट। बट अगर दोनों ही साइलेंट है तो सेक्शन 61 अप्लाई होगा। ठीक है, एंड ये सेक्शन 61 जो है कौन सा अप्लाई होगा? रिलेटेड टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 61 कहता है जब कोई भी पार्टी अप्रोप्रिएशन नहीं करती है तो पेमेंट डिस्चार्ज करेगी डेब्ट्स को इन ऑर्डर ऑफ टाइम, यानी कि क्रोनोलॉजी के हिसाब से, यानी कि सबसे पुराना जो लोन होगा सबसे पहले वो भरा जाएगा। बट अगर जो डेब्ट है इक्वल स्टैंडिंग है और सेम टाइम के ऊपर ड्यू हुए हैं तो फिर उस टाइम के ऊपर पेमेंट जो है वो प्रोपोर्शनेटली सभी डेब्ट्स में डाल दी जाएगी, प्रोपोर्शनेटली सभी में इक्वली डाल देंगे। सो डेब्टर यहां पर अगर ध्यान से देखें तो डेब्टर ने कुछ इंडिकेशन नहीं दिया, बैंक ने भी अप्रोप्रिएशन नहीं किया, और तीनों की तीनों जो डेब्ट है वो सेम डे पर आपके ड्यू हुए हैं और इक्वल स्टैंडिंग है। तो कानून कहता है कि पार्शियल पेमेंट जो है वो रिलेट आपकी रेटेबली अक्रॉस की जाएगी अक्रॉस द डेब्ट एक्स वाई एंड जेड, राइट? दैट्स द केस। तो ऑप्शंस देखते हैं। द बैंक कैन यूज एट डिस्क्रिशन, तो बैंक ने डिस्क्रिशन का इस्तेमाल तो किया ही नहीं, सो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। द पेमेंट मस्ट बी अप्लाइड फर्स्ट टू द ओल्डर डेब्ट। देखो, ये तब अप्लाई होता है जब जो डेब्ट्स है उन डिफरेंट एजेस के बारे में, अब इक्वल स्टैंडिंग है तो यहां पर अप्लाई नहीं होगा। ऑप्शन सी, द पेमेंट मस्ट बी हेल्ड इन अ सस्पेंस अकाउंट, ये भी नहीं है केस। ऑप्शन डी, इट सेज द पेमेंट शैल बी अप्लाइड टू डिस्चार्ज ईच डेब्ट इक्वली, ऑलरेडी रीजन मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द correct answer for this question number 13th. Now let's move toward the next question 14, right? It's related to the operational aspects of the loan accounts. It says a bank engages a recovery agency to follow up on a defaulted retail loan. The borrower lodges a formal complaint with the bank alleging harassment by the recovery agent. What is the bank's immediate obligation regarding the use of the recovery agent for this specific case as per the guidelines? Right? तो क्या गाइडलाइन है? अगर हम आरबीआई की या फिर आईबीए की फेयर प्रैक्टिस कोड के बारे में समझें, या आरबीआई के जो गाइडलाइंस है रिलेटेड टू आउटसोर्सिंग ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज एंड द रिकवरी एजेंट्स, जब बोरोर एक कंप्लेंट को लॉन्च करता है रिलेटेड टू हरासमेंट हुई है एंड रिकवरी एजेंट के अगेंस्ट कंप्लेंट है, तो बैंक को इमीडिएटली उस रिकवरी एजेंसी को स्पेसिफिक बोरोर केस के लिए इस्तेमाल करना बंद करना है जब तक कंप्लेंट की इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती या कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं हो जाती। और बैंक पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल रहेगा रिकवरी एजेंट के एक्ट के लिए जिसको उसने अपॉइंट किया, क्योंकि आउटसोर्सिंग जो होती है वो बैंक की अकाउंटेबिलिटी को कभी भी डाइल्यूट नहीं करती। सो जब बैंक के पास हरासमेंट की कंप्लेंट आ गई है, बैंक इमीडिएटली सस्पेंड कर देगा रिकवरी एजेंसी को कि आपने उस बोरोर के अकाउंट को हैंडल नहीं करना। ठीक है, एंड जो पेंडिंग एग्जामिनेशन है वो कंप्लेंट के बाद किया जाएगा, दैट्स द केस। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। द बैंक शुड इंस्ट्रक्ट द एजेंसी टू इंक्रीज द प्रेशर, नो। द बैंक मस्ट नॉट फॉरवर्ड द केस टू रिकवरी एजेंसी until it is fully investigated and disposal of the borrower's complaint, absolutely correct. So option B is the correct answer here, right? Now after that, let's move toward the next question number 15, which is related to types of collaterals. So bank has financed a borrower against a pledge of goods stored in a godown. The bank wants to ensure its security is well protected. Which of the following is a critical requirement for the storage and insurance of these pledged goods? See, now first of all, हम क्रिटिकल रिक्वायरमेंट्स देखते हैं स्टोरेज एंड इंश्योरेंस से रिलेटेड। क्या सबसे पहली चीज है? एक्सक्लूसिव कंट्रोल होना चाहिए बैंक का,
यानी कि प्लेस्ड गुड्स जो है वो गोडाउन में स्टोर्ड है बैंक के लॉक के अंडर एंड की के अंडर। एंड या फिर हो सकता है कि एक जॉइंट लॉक सिस्टम हो सकता है बोरोर या बैंक का। इस चीज से ये चीज एंश्योर होगी कि बोरोअर डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता गुड्स को बैंक के कंसेंट के बिना, ठीक है। तो बैंक का एक्सक्लूसिव राइट होना चाहिए, पहली चीज तो ये है। दूसरा कि प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन होनी चाहिए, यानी कि जो गोडाउन है वो सिक्योर होना चाहिए, उसकी इंस्पेक्शन कभी बैंक कर सकता हो, एंड जिस तरह की गुड्स आप स्टोर कर रहे हो उनके लिए सूटेबल होना चाहिए, राइट। एंड periodic इंस्पेक्शन जो है वो बैंक के ऑफिशियल्स के द्वारा मैंडेटरली की जानी चाहिए, ताकि स्टॉक की क्वालिटी को और क्वांटिटी को चेक किया जा सके। एंड जो इंश्योरेंस है वो बैंक के फेवर में होनी चाहिए, यानी कि प्लेस्ड गुड्स जो है वो फुली सिक्योर्ड होनी चाहिए। पहली चीज तो यही है कि फायर, थेफ्ट, बर्गलरी एंड जो और रेलेवेंट रिस्क हो सकते हैं उनके अगेंस्ट पूरी तरह से सेव होना चाहिए। फर्दर जो इंश्योरेंस पॉलिसी होगी वो बोरो के नाम में ली जाएगी, लेकिन बैंक का क्लोज होगा, बैंक्स क्लोज दैट विल बी देयर, कि बैंक का इंटरेस्ट है वो डूली उसके ऊपर नोटेड होना चाहिए, ताकि जो क्लेम प्रोसीड्स आ रही हैं वो डायरेक्टली बैंक के पास जाएंगे इन केस अगर कोई लॉस होता है तो। ठीक है जी। सो दैट्स द केस। ऑप्शन देखते हैं। द गुड्स मस्ट बी इंश्योर्ड फॉर देयर ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस एंड इंश्योरेंस पॉलिसी शुड बी इन द बोरोर्स नेम। ऑप्शन ए गलत हो गया। गोडाउन मस्ट बी ओन्ड बाय द बोरोर एंड द इंश्योरेंस मस्ट कवर द फायर रिस्क ओनली, ये भी गलत हो गया। द गुड्स शुड बी इंश्योर्ड फॉर देयर फुल मार्केटेबल वैल्यू अगेंस्ट risks like fire, strike, and the policy must be in the bank's favor or assigned to it. Absolutely correct. बिल्कुल सही है। तो बैंक का नाम होना जरूरी है, बैंक इंस्पेक्शन कर सकता हो वो भी उतना ही जरूरी है। ठीक है, सभी चीजों को यहां पर ध्यान में रखना पड़ेगा। तो कौन कौन से पॉइंट्स हमने कवर किए थे? 3 पॉइंट मैंने आपको बताए थे। एक्सक्लूसिव कंट्रोल बताया था बैंक का, प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन होनी चाहिए, और इंश्योरेंस जो वो बैंक के फेवर में होनी चाहिए। तो ये 3 कंडीशंस अगर फुलफिल है तो एवरीथिंग इज गुड एंड फाइन, राइट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। It's related to the types of charges. The particular type of mortgage, in a particular type of mortgage, the borrower does not deliver possession of the property. तो possession property का नहीं देता, लेकिन अपने आप को बाइंड कर लेता है कि वो mortgage debt को पे करेगा. The agreement implies that in event of non-payment, the mortgagee, that is a lender, has a right to cause the mortgage property to be sold and the proceeds applied toward the loan. Which type of mortgage is this and what is the key feature of the mortgager liability? और mortgager की liability का क्या लेन देन होगा उसके बारे में we need to answer. तो यहाँ पर आंसर ऑप्शंस हैं, यूसुफ्रक्चररी मॉर्गेज है, इंग्लिश मॉर्गेज है, सिंपल मॉर्गेज है, और मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल है। नो, यहां पर कंडीशन समझते हैं। सबसे पहली चीज है डिलीवरी पोजेशन नहीं दिया गया। तो डिलीवरी पोजेशन नहीं दिया गया तो यूसुफ्रक्चररी मॉर्गेज तो नहीं है, क्योंकि यूसुफ्रक्चररी मॉर्गेज के केस में पोजेशन दिया जाता है टू द लेंडर, मॉर्गेजी को, तो वो तो नहीं है। पर्सनल उसकी लाइबिलिटी रहेगी, मॉर्गेज पर्सनली अपने आप को लाइबल मान रहा है यहाँ पर, ठीक है, पर्सनली बाइंड कर रहा है, राइट। लेकिन साथ के साथ इंग्लिश मॉर्गेज के केस में अगर हम देखें तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होती है, पर्सनल कवर्नेंट तो रहता ही है, राइट, लेकिन आपकी बेसिक ओनरशिप ट्रांसफर होती है। सो दैट्स आल्सो नॉट द केस, इंग्लिश मॉर्गेज भी नहीं है यहाँ पर, राइट। ऑप्शन सी को देखते हैं। ऑप्शन सी सेज सिंपल मॉर्गेज। अब यहां पर पर्सनल लाइबिलिटी तो है, लेकिन अगर डिफॉल्ट हुआ तो मॉर्टगेजी के पास राइट रहेगा कि वो कोर्ट के पास अप्लाई कर सकता है, राइट, मॉर्गेज प्रॉपर्टी को लेकर के उसको बेचा जा सकता है, सेल प्रोसीड जो होंगी वो लोन की तरफ जाएंगी। सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट इज अ केस। ये सिंपल मॉर्गेज का केस है। देखो, इंग्लिश मॉर्गेज के केस में ऑनरशिप ट्रांसफर होती है, देयर इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। यूसुफ्रक्चररी के केस में पोजेशन ट्रांसफर होता है, दैट इज यूसुफ्रक्चररी मॉर्गेज। और मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल के केस में ऑस्टेंसिबल सेल होती है, राइट। ऑलरेडी वी हैव रेड सो मेनी टाइम्स अबाउट द mortgage by conditional sale. Now let's move toward the batch 3. ठीक है, थर्ड बैच की तरफ चलते हैं। इट्स रिलेटेड टू क्वेश्चन 1। इट सेज ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ लोन अकाउंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इट सेज अ बैंक इज रिव्यूइंग अ लोन पोर्टफोलियो फ्रॉम 2012 when the bank base rate system was prevailing interest rate framework. Which of the following statements accurately reflects a fundamental norm of the base rate system under which those loans were sanctioned? राइट, देखो कोर नॉर्म्स क्या थे। बेस रेट वाज अ मिनिमम लेंडिंग रेट, ठीक है, मिनिमम लेंडिंग रेट है जिसके नीचे बैंक्स को ये अलाउड ही नहीं था कि वो लेंडिंग कर पाएंगे। कुछ एक सर्कमस्टांसेस थे, एग्जाम्पशंस थी, लाइक
अगर डीआरआई स्कीम के अंदर लैंडिंग करनी है, या फिर गवर्नमेंट मैंडेटेड प्रोग्राम है उसके अंडर लैंडिंग करनी है, राइट? सो बेस रेट को इस हिसाब से डिजाइन किया गया था ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे, एंड जो भी मॉनेटरी पॉलिसी है उसका फेयर ट्रांसमिशन हो पब्लिक तक, एंड फर्दर कोई भी सब पीएलआर लैंडिंग ना हो, इस चीज के लिए था। ठीक है, तो बैंक बेसिकली बेस रेट को डिटरमाइन करता था अपने कॉस्ट ऑफ फंड्स के बेस पर, एवरेज कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट के बेस पर, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो नेगेटिव कैरी है सीआरआर एसएलआर का उसके बेस पर, प्रॉफिट मार्जिन या मिनिमम रिटर्न ऑन नेटवर्थ के बेस के ऊपर। ठीक है, उसके बेस पर कैलकुलेट करता था। सो यहां पर देखें तो फंडामेंटल नॉर्म यही थे सभी। तो ऑप्शंस देखते हैं। द बैंक वॉज परमिटेड टू हैव मल्टीपल बेस रेट्स फॉर डिफरेंट कैटेगरीज, ये तो इनकरेक्ट है। ठीक है, जो मेन टेनेट था ना सिस्टम का वो यही था कि सिर्फ एक ही बेस रेट होगा हर एक बैंक का। सो ऑप्शन ए तो हो गया गलत। ठीक है, ऑप्शन बी, बेस रेट सर्व्ड एज अ फ्लोर एंड द बैंक्स वर एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिटेड फ्रॉम लेंडिंग बिलो दिस रेट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, तो प्रीवियस जो बीपीएलआर सिस्टम था उसमें तो कर सकते थे लेकिन बेस रेट में नहीं कर सकते थे। बेस रेट को फ्लोर माना जाता था, उससे नीचे लेंडिंग नहीं कर पाओगे। फर्दर, banks were mandated to calculate their base rate using a single uniform formula prescribed by the Reserve Bank of India to ensure industry-wide consistency. फ्री टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ फंड्स, बैंक्स को फ्री रखा गया था कि आप अपने कॉस्ट ऑफ फंड्स को खुद कैलकुलेट करो, कोई आपके पास फॉर्मूला मैंडेटरी नहीं रखा गया था। ऑप्शन डी, द बेस रेट वाज रिक्वायर्ड टू बी रिव्यूड एंड रीसेट ऑन अ मंथली बेसिस। देखो मैथडोलॉजी थी, उसका रिव्यू कम से कम 3 साल में एक बार करना था कॉस्ट ऑफ फंड से लेकर के, एंड मंथली रिव्यू फीचर जो था वो एमसीएलआर सिस्टम में आया था, पहले नहीं था। तो सी एंड डी बोथ आर इनकरेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, इट्स रिलेटेड टू द टाइप्स ऑफ कोलेटरल्स। It is related to the types of collaterals. A bank is financing a company by way of cash credit facility. ठीक है, तो कैश क्रेडिट फैसिलिटी के थ्रू बैंक ने लोन दिया है अगेंस्ट द बुक डेब्ट्स। द बैंक नोटिसेस दैट द मेजॉरिटी ऑफ द रिसीवेबल्स आर फ्रॉम अ सिंगल लार्ज कॉर्पोरेट बायर। From a risk management perspective, what is the primary concern with the concentration, and what should be the bank's course of action? बैंक का course of action करेगा। देखो, अगर आपके मोस्टली जो भी रिसीवेबल्स हैं वो सिंगल लार्ज बायर से आ रहे हैं तो बैंक को के ऊपर जो रिस्क है दैट इज अ कंसंट्रेशन रिस्क। यानी कि अगर वो सिंगल बायर ने डिले कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट में, तो बैंक का जो पूरा का पूरा रीपेमेंट आना था वो कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, तो बोरोर डिफॉल्ट कर जाएगा एंड डेफिनेटली बैंक के एडवांस के ऊपर खतरा आ जाएगा। एंड साथ ही साथ जो वैल्यू होती है बैंक के चार्ज के ओवर द बुक डेब्ट्स वो भी रिड्यूस होती है, राइट? बिकॉज जो रिलायबिलिटी है वो डिपेंड करती है सॉल्वेंसी के ऊपर एंड पेमेंट बिहेवियर के ऊपर, उस सिंगल डेटर के रिलेटेड, यानी कि सिंगल बायर से रिलेटेड। तो बैंक को क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेना चाहिए? सबसे पहले डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, यानी कि बोरर को ये एडवाइस करो कि भाई अपने कस्टमर बेस को ब्रॉडन करो, और हम सिंगल बायर के ऊपर आपके डिपेंडेंट नहीं हो सकते। आपको क्रेडिट वर्दीनेस भी चेक करनी पड़ेगी, इंडिपेंडेंटली इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि जो सबसे बड़ा बायर है उसकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है, उसका पेमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड अभी तक कैसा रहा है, इंडस्ट्री मार्केट रिपोर्ट कैसी है उसकी, ये देखना पड़ेगा। फिर लिमिट सेट करनी पड़ेगी, यानी कि आपको एक्सपोजर कैप लगानी पड़ेगी। एक सिंगल बोरो से रिलेटेड मैक्सिमम कितने रिसीवेबल्स को आप असाइन कर सकते हो, वो आपको कैप लगानी पड़ेगी। उसके हिसाब से आप ड्राइंग पावर को कैलकुलेट करो। फिर आप मॉनिटरिंग को और ज्यादा बेटर कर लो अपनी, यानी कि कंफर्मेशन ले लो डेटर से, एज वाइज डेटर लिस्ट बना लो, एंड फास्ट रियलाइजेशन साइकिल्स को इंसिस्ट करो, एंड आपको एडिशनल सिक्योरिटी भी इंसिस्ट कर सकते हो। यानी कि अगर आप सिंगल बोरोर के ऊपर ही आप बेसिकली अगर असाइनमेंट ले रहे हो और सिंगल बहुत बड़ा आपका बायर है उस बोरोर का, उसके ऊपर आपको रहना पड़ रहा है, ठीक है, डिपेंड रहना पड़ रहा है, तो डेफिनेटली बैंक जो एडिशनल कोलेटरल ले सकता है, लाइक फिक्स्ड एसेट गारंटी, ताकि उसका कंसंट्रेशन रिस्क मिटिगेट हो जाए। ठीक है, दोज थिंग्स कैन बी डन। ऑप्शन ए इट सेज इट्स अ पॉजिटिव फेवर, पॉजिटिव तो फैक्टर नहीं है। द बैंक शुड डिसरिगार्ड दिस एज द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बोरोर इज मोर इंपॉर्टेंट देन द प्रोफाइल। नहीं भाई, कंसंट्रेशन रिस्क है, कैसे अवॉइड कर दे बैंक? This third, it says the concentration poses a significant risk. If the single buyer defaults or delays payment, it would severely impact the borrower's cash flow and the bank's security. The bank should advise the borrower to diversify its client base. Absolutely correct. यही चीजें तो अभी मैंने बताई हैं आपको। तो ऑप्शन सी जो है that is absolutely correct for this case. Right? Now, let's move toward the next question, which is related to the types of charges, जो कि types of charges से related है। Let's have a look at this particular question. So, question says a borrower pledges goods stored in a public warehouse to a bank.
by handling over the warehouse receipt. Later, the warehouseman formally acknowledges to the bank that he now hold the goods on the bank's behalf. The process is creating a pledge without physical transfer of the goods from the warehouse is an example of what? तो किस चीज का एग्जांपल है ये सिंबॉलिक प्लेज है, अटॉर्नमेंट है, लीगल असाइनमेंट है, इक्विटेबल मॉर्गेज है, व्हाट इट इज? देखो, सिंबॉलिक प्लेज के केस में क्या होता है कि कीज को हैंड ओवर किया जाता है, राइट? अब ये एक डिफरेंट सिनेरियो है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का, दिस इज अ डिफरेंट सिनेरियो, तो ऑप्शन ए तो नहीं है। ऑप्शन बी इट सेज इट्स अटॉर्नमेंट, ठीक है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि ये तो केस जो है वो अटॉर्नमेंट का है। देखो, जब गुड्स जो है ऑलरेडी कस्टडी में है किसी थर्ड पार्टी के, लाइक यहाँ पर वेयर हाउस मैन है, तो प्लेज को क्रिएट किया जा रहा है एंड फिजिकल डिलीवरी नहीं हो रही है, बट किसके थ्रू हो रही है? अटॉर्नमेंट के थ्रू हो रही है। अटॉर्नमेंट का मतलब होता है कि जो बेली है, बेली यहां पर कौन है? बेलर था वो पर्सन, एग्जांपल के थ्रू समझते, देखो यहां पर है वो एक्चुअल बोरोअर, ठीक है, और यहां पर है ये वेयर हाउस का कर्ता धर्ता, ठीक है, ये कर्ता धर्ता हो गया, और यहां पर है ये बैंक, ये हो गया हमारे पास बैंक हो गया, राइट? तो यहां पर है ओरिजिनल पर्सन, और यहां पर है वेयर हाउस, और यहां पर आ गया बैंक। तो ये पर्सन ने गुड्स दी वेयर हाउस को, राइट? तो ये था बेलर और ये था बेली, राइट? अब यहां पर ये कह रहा है कि आपकी गुड्स मेरे पास आ गई हुई हैं, तो प्लेज चार्ज क्रिएट कर दिया इसने यहां पर इनके नेम में, तो ये पर्सन हो गया प्लेजर और ये हो गया प्लेजी। गेटिंग इट? ये सिनेरियो है। तो बोरोअर बेसिकली प्लेज कर रहा है गुड्स को पब्लिक वेयर हाउस रिसीट के तहत। वेयर हाउस मैन एक्नॉलेज कर रहा है बैंक को कि उसने गुड्स को होल्ड कर लिया है, कोई फिजिकल ट्रांसफर ऑफ गुड्स नहीं हुआ है। अडॉर्नमेंट का मतलब होता है कि बेली, बेली यानी कि वेयर हाउस का मैन, राइट? वो एक्नॉलेज कर रहा है कि उसके पास अब गुड्स को होल्ड किया हुआ है प्लेज के पर्पज के लिए, राइट? इंस्टेड ऑफ द प्लेजर, यानी कि अब उसके पास बोरोर के बिहाफ पर, बेलर के बिहाफ पर गुड्स नहीं है। वो कह रहा अब जो मेरे पास गुड्स है वो आपके बिहाफ पर, प्लेजी के बिहाफ पर गुड्स पड़ी है, ठीक है? ये चीज होती है, दिस इज अटॉर्नमेंट, ठीक है? तो आंसर क्या रहेगा? आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज अटॉर्नमेंट, इट इज अ केस ऑफ अटॉर्नमेंट, ठीक है? ऑप्शन सी लीगल असाइनमेंट क्या होती है? असाइनमेंट का मतलब होता है जब एक्शनेबल क्लेम को आप बेसिकली ट्रांसफर कर देते हो, ठीक है? चार्ज बेसिकली तो ना क्रिएट करते हो ओवर द टेंजिबल गुड्स, तो वो होती है लीगल असाइनमेंट। एंड व्हाट अबाउट इक्विटेबल मॉर्गेज? इक्विटेबल मॉर्गेज तो लगी चीज है, वो तो टाइप है किसकी? इमोबल प्रॉपर्टी की, जहां पर डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स को दिया जाता है आगे, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। A bank is sanctioning a home loan of rupees 80 lakh to an individual. तो बैंक ने सैंक्शन किया है एक हाउसिंग लोन 80 लाख रुपए का, राइट? द प्रॉपर्टी इज असेस्ड एट रुपीज 1 करोड़। आरबीआई की प्रूडेंशियल नॉर्म्स जो है हाउसिंग लोन को लेकर के, व्हाट वुड बी द मैक्सिमम परमिसिबल एलटीवी रेशियो एंड द कॉरस्पॉन्डिंग रिस्क वेट कैपिटल टू दिस लोन? क्या चीज रहेगी उसके बारे में वी नीड टू आंसर। लेट्स अंडरस्टैंड द रेगुलेटरी नॉर्म्स। सबसे पहले तो रेगुलेटरी नॉर्म्स को समझते हैं, वो ज्यादा जरूरी है। देखो, सिंपल सा फंडा है, अगर तो आपके पास एलटीवी, लोन टू वैल्यू जो है, दैट इज लेसर देन और इक्वल टू 80%, तो एक्सपोजर के ऊपर रिस्क वेट कितना आएगा? एक्सपोजर की रिस्क वेट कितना आएगा? उसके केस में रिस्क वेटेज परसेंटेज होगी, वो होगी 35% की, ठीक है? एंड अगर एलटीवी जो है, if LTV is greater than 80% but up to 90%, up to 90% है, राइट? तो रिस्क वेटेज जो होगा डेट विल इंक्रीज टू 50%, ठीक है? तब वो कितना होता है? 50% हो जाता है। अब इस केस में अगर हम देखें, लोन अमाउंट कितना है? 80 लाख का है और वैल्यू कितनी है? 100 करोड़ की है, तो एलटीवी बन गया 80% का, राइट? तो यहां पर रिस्क वेटेड एसेट परसेंटेज कितनी काउंट होगी? अप टू 80% में कितनी काउंट होती है? इट इज 35%, तो यहां पर 35% काउंट होगा, राइट? ऑप्शंस देखते हैं। एलटीवी रेशियो कैन बी अप टू 90%, कि एलटीवी रेशियो जो है 90% तक हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बट यहां पर तो सिनेरियो नहीं है।
एलटीवी मस्ट बी 80% और लेस। एलटीवी बेसिकली आपकी जो है मस्ट बी 80% और लेस है, तो डेफिनेटली वहां पर रिस्क वेटेज जो है वो 35% का रहता है। सो दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है, राइट। नाउ आफ्टर दैट it's the question number 5 that is related to the types of collaterals. So when a bank accepts a immovable property as security, जब एक बैंक जो है वो immovable property को accept करता है एक security की तरह, it must conduct a thorough examination of the title. तो thorough examination करना चाहिए title का. Which of the following documents is specifically required to ascertain the flow of title over a preceding period and to check for any existing charges on the property respectively. सी सबसे पहली चीज होती है टाइटल डीड या फिर सर्च रिपोर्ट चाहिए आपको 12 से 30 साल की सर्च रिपोर्ट या फिर नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट चाहिए जो कि एडवोकेट के द्वारा प्रिपेयर किया जाएगा, राइट। बेसिकली आप चेन ऑफ ओनरशिप को गो थ्रू करोगे एंड एंश्योर करोगे कि जो बोरोर है उसका एक वैलिड मार्केटेबल टाइटल है, राइट। एंड ये फ्लो ऑफ टाइटल शोकेस करता है, जो ये सर्च रिपोर्ट होती है ना आपको फ्लो ऑफ टाइटल को शोकेस करती है। एंड अगर हम बात करें ईसी के बारे में, दैट इज इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट के बारे में, जो कि रजिस्ट्रार देता है, रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंसेस देता है, जिसको हम एनईसी भी कहते हैं, नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, ठीक है। ये सर्टिफिकेट रिवील करता है कि कोई एग्जिस्टिंग चार्जेस तो नहीं है, कोई मॉर्गेज तो नहीं है, कोई और इनकम्बरेंस तो नहीं है प्रॉपर्टी के ऊपर, राइट। दैट्स द केस। ऑप्शन देखते हैं। लेटेस्ट टैक्स रिसीट और वैल्यूएशन रिपोर्ट से कुछ नहीं पता लगेगा, गलत हो गया। पेरेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर प्रिस्क्राइब्ड पीरियड अंडर नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, एब्सोल्युटली करेक्ट। पेरेंट डॉक्यूमेंट्स का मतलब है कि आपकी गदावरी हो गई या चेन ऑफ टाइटल हो गई, वो आपको देखना पड़ेगा, फ्लो ऑफ टाइटल देखना पड़ेगा, नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट देखना पड़ेगा। नॉर्मली 13 साल का लेते हैं, 30 साल तक का आप देख लेते हैं, कई बैंक 30 साल का भी लेते हैं, राइट। अगर कोई इनकम्बरेंस है जो प्रॉपर्टी के ऊपर चल रही है, तो इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स को आप मंगवा सकते हो मॉर्गेजर से, राइट। सो ये सिनेरियो रहता है। ऑप्शन बी जो है that is absolutely the correct answer, right? So that will be all about this video. I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो लाइक कर रहे होगे। अगर वीडियो पसंद आई तो जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक एंड शेयर, एंड मेक श्योर कि आप हमारा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें एंड उसके थ्रू आप जरूर कोर्सेज को गो थ्रू करें। फ्री कोर्स वहां पर अवेलेबल है, पीडीएफ वहां पर डाउनलोडेबल है। सो सी यू अगेन इन द अनदर वीडियो। हैप्पी लर्निंग।